हाँ जी, गुड मॉर्निंग। हम करने जा रहे हैं जी रिवीजन मई 23 के लिए सीए फाइनल इनडायरेक्ट टैक्स की। मैं एक बार इसका ओवरव्यू दे दूं आपको, हम कैसे कैसे करेंगे। हाँ जी, पहला कस्टम की दो रिवीजन क्लासेस है। पहली क्लास में चैप्टर 1 to 11 कवर्ड है, 9 चैप्टर को छोड़कर। ये चैप्टर 1 to 11 फास्ट ट्रैक रिवीजन है। चैप्टर 9 वैल्यूएशन का ये डिटेल्ड रिवीजन है। ये क्लास 2 में आपको मिलेगा और जिन नोट्स से मैंने आपको पढ़ा रखा है वो आपको लिंक में नीचे मिल जाएंगे। अगर मैं एफटीपी की बात करूं तो एफटीपी पुराने वाली क्लास ही आप जो अपलोडेड है वही देख सकते हैं, उसमें सिर्फ एक डेट का चेंज है। और अगर हम जीएसटी की बात करें तो बच्चों ने रिक्वेस्ट कर दी कि सर आप चैप्टर वाइज अलग से डालें, तो मैंने ये 22 चैप्टर की अलग अलग आपको रिवीजन क्लास दे रखी है। अगेन जहां से पढ़ाया हुआ है उन नोट्स का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा क्लास के। अच्छा, इसमें मैंने साथ में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रखे हैं और यही आप कर ले, ये सफिशिएंट है एग्जाम के लिए। कुछ क्वेश्चंस जो कवर्ड है उसमें से इन क्लासेस के साथ में वो इसी फाइल में मिल जाएंगे। इसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा क्लास के। और लास्ट अमेंडमेंट जो मई 23 की है, इसकी एक सेपरेट क्लास डिटेल में है। अगर आप वो देखना चाहें वो देख सकते हैं, लेकिन मैंने इन रिवीजन क्लासेस में उन अमेंडमेंट्स को कवर किया हुआ है, वो थोड़ा सा शॉर्ट में होगा। यहां आपको अमेंडमेंट डिटेल में देखनी है तो आप अमेंडमेंट डिटेल में देख सकते हैं, अदरवाइज रिवीजन क्लासेस में वो कवर्ड है अमेंडमेंट। आइए अब स्टार्ट करते हैं रिवीजन। हाँ जी, आज हम पहले चैप्टर 1 और 2 जीएसटी में रिवाइज करने जा रहे हैं, बेसिक ऑफ जीएसटी और एडमिनिस्ट्रेशन का। ये वाले रिवीजन मेन बैच और फास्ट ट्रैक दोनों की कॉमन है। तो अब चार्ट निकाल लेंगे, वहां से हम करेंगे रिवाइज। तैयार है आप उसके लिए? हाँ जी, रेडी हैं? अरे जीएसटी रिवीजन के लिए रेडी हैं आप? अगर हाँ तो आ जाइए। मैं एक बार फटाफट से बता रहा हूं आपको, चैप्टर नंबर 1 में क्या क्या क्या। अरे पहले क्या होता था, जीएसटी आने से पहले अगर कुछ बना, जैसे गुड्स से टेबल बनी, मैन्युफैक्चर करी तो एक्साइज लगती थी। जब बिका तो इस पे क्या लगता था? सेल टैक्स। जैसे ही बना एक्साइज डिपार्टमेंट आ जाता था, अरे टेबल बना दी, हाँ जल्दी से टेबल ड्यूटी दो हमें, नहीं तो इसकी टांग तोड़ के ले जाएंगे। वैट वाले आ गए, अरे तुमने माल ये टेबल बेच दी ना, तेरे फूफा के लिए बनाई थी, बेचने के लिए बनाई थी, बोले इस पे सेल टैक्स दो हमारे को। इतना ही नहीं, जब ये यहां से निकलती थी, घर से निकलते ही यहां पर कौन आ गया? सर्विस डिपार्टमेंट। अरे तुम सर्विस ट्रांसपोर्टर को पकड़ लिया, भाई सर्विस दी तूने, सर्विस टैक्स दे, नहीं तो ट्रक का पहिया उठा लूंगा एक, वो खींच के भाग जाऊंगा, फिर लंगड़ी टांग की तरह इसको ले जाइयो। ये कहां ले जाना है इसे? मानते हैं दिल्ली से मुंबई जाना माल, तो कह रहे मुंबई में फिर लंगड़ी टांग लेके जाइयो, नहीं तो आगे खुद पहिए की तरह लग जाइयो और फिर जाइयो। अरे अभी तो माल पहुंचा नहीं मुंबई, तीन डिपार्टमेंट आ गया, एक्साइज डिपार्टमेंट एक्साइज लेने आ गया, सेल टैक्स डिपार्टमेंट सेल टैक्स लेने आ गया, सर्विस डिपार्टमेंट सर्विस टैक्स लेने आ गया। अभी कोई और भी आएगा। हाँ, जैसे ही महाराष्ट्र में एंटर किया, यहाँ पे एंट्री टैक्स वो ऑक्ट्रोई चुंगी मांगा करते थे। ये टोल टैक्स नहीं है, ध्यान रहे, ये ऑक्ट्रोई है। गुड्स पे टैक्स था, टोल टैक्स आज भी लगता है, ऑक्ट्रोई नहीं लगती। तो ये भी आ गए, इतने सारे टैक्सेस देख के एसएससी रो पड़ता था। वो डिपार्टमेंट को क्या कहता था? खेलना अच्छा नहीं किसी के नाजुक दिल से। जब कोई खेलेगा तुम्हारे दिल से तब तुम्हें समझ में आएगी, डर जान जाओगे जब कोई खेलेगा तुम्हारे दिल से। तो ये इतने सारे टैक्सेस देख के वो रो पड़ता था। कौन? एसएससी। वो कहता था इतने सारे टैक्सेस जीएसटी आने से पहले। बोले रुको, अभी और भी बताते हैं तुम्हें। अगर तूने मजे लेने गया, मजे लेने वाला टैक्स एंटरटेनमेंट टैक्स, टिकट पे तेरे को एंटरटेनमेंट, मूवी के टिकट पे एंटरटेनमेंट टैक्स लिखा हुआ मिलेगा। अच्छा, और अगर तू ज्यादा पैसे आके गोवा घूमने चला गया, 5 स्टार होटल में रोका, लग्जरियस लाइफ जी रहा है वहां पे, तू वहां पे अपना पानी, वहां पे स्विमिंग पूल में गीला गीला हो रहा है और अपने मन को तन को सबको गीला कर रहा है, और तब हम तेरे पे कौन सा लग्जरी वाला टैक्स, लग्जरी टैक्स लगा देंगे। इतने सारे टैक्स। जी हाँ, जीएसटी आने से पहले भांति भांति के टैक्स लगते थे। अब इससे दर्द किसको होता था? दर्द होता था एसएससी को। वो कहता था जब मैंने बिजनेस शुरू किया था भरोसा था मेरे को अपने आप पे, लेकिन जब जिक्र उनका आया, गवर्नमेंट का आया, तो आंखें नम हो गई हमारी। ये इतने सारे टैक्स। तो जीएसटी डिपार्टमेंट ने बोला, गवर्नमेंट ने बोला चलो इन सब का विदाई समारोह है। हम क्या कर रहे हैं, अब इन सब को एक कूड़े के डिब्बे में डाल रहे हैं, इनको एक डिब्बे में डाल रहे हैं, बंद कर देंगे हमेशा के लिए। तो एक्साइज को उठाया इसमें डाल दिया, सर्विस टैक्स को उठाया इसमें डाल दिया, वैट को उठाया इसमें डाल दिया, एंटरटेनमेंट टैक्स को उठाया इसमें डाल दिया, ऑक्ट्रोई को उठाया इसमें डाल दिया।
और इसका नाम क्या रखा, इसका नाम रखा जीएसटी। हट गए जी ये सारे, वन नेशन वन टैक्स। अब पुराने में प्रॉब्लम क्या थी, जरा इनमें सुनना। इन पुरानों में प्रॉब्लम क्या थी, जैसे एंटरटेनमेंट टैक्स था, ऑक्ट्रॉय था, इनका क्रेडिट नहीं मिलता था, इनका परचेज, इन पे जो टैक्स लगता था वो क्रेडिट नहीं मिलता था, लेकिन जीएसटी का क्रेडिट मिलता है। हाँ जी, तो इससे क्या होगा, तो ये जीएसटी में शामिल होने की वजह से जीएसटी का क्रेडिट मिल रहा है, पहले इनका क्रेडिट नहीं मिलता था। ठीक है जी, तो पहले टैक्स पे टैक्स भी लगता था, वो टैक्स पे टैक्स कास्केडिंग बोलते हैं, वो हटेगा, वो हटेगा। ओके ओके ओके, तो ये हुआ वन नेशन वन टैक्स। ओके जी, तो चलते हैं आगे। हाँ जी, अगला पॉइंट सुनना जी, अगला पॉइंट। तो जीएसटी से पहले कई सारे टैक्सेबल इवेंट्स थे, कई सारे टैक्सेबल इवेंट्स थे। अब ये सारे टैक्सेबल इवेंट खत्म होंगे और सारे टैक्सेस खत्म होंगे। सर टैक्सेबल इवेंट का मतलब क्या है, टैक्सेबल इवेंट का मतलब ये कि एक्साइज मैन्युफैक्चर, क्या चीज हो तो एक्साइज लगे मैन्युफैक्चर, क्या चीज हो तो सेल टैक्स वैट लगे सेल, क्या ऑक्ट्रॉय कब लगे, जब किसी स्टेट में एंट्री हो, तो सर्विस प्रोवाइड करो तो सर्विस टैक्स लगे। ऐसे जीएसटी के लिए भी क्या कोई टैक्सेबल इवेंट होगा जी, जीएसटी अब लेके आ रहे हैं तो इसके लिए सप्लाई टैक्सेबल इवेंट है। क्या है जी, सप्लाई टैक्सेबल इवेंट है। सप्लाई होगी, सप्लाई में सेल या फिर सर्विस देना ये कवर होता है। ये हमारे चैप्टर 3 में आएगा सप्लाई के बारे में। अच्छा, जीएसटी से पहले, जीएसटी से पहले अगर हम एक्साइज की बात करें, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ले रही थी, वैट की बात करें स्टेट गवर्नमेंट ले रही थी, ऑक्ट्रॉय स्टेट गवर्नमेंट ले रही थी, तो गुड्स के ऊपर में टैक्स सेंट्रल स्टेट दोनों लगा रहे थे। तो क्या जीएसटी आने के बाद सेंट्रल स्टेट दोनों लगाएंगे, जी हाँ, लेकिन सर्विस के ऊपर में टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लगा रही थी। तो क्या सर्विस के ऊपर में टैक्स जीएसटी आने के बाद सेंट्रल स्टेट दोनों लगाएंगे, जी रेडी हुए, हमने इसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन किया था। तो गुड्स हो या सर्विस हो, जीएसटी आने के बाद सप्लाई टैक्सेबल इवेंट है, दोनों सेंट्रल स्टेट दोनों मिलकर ही जीएसटी लगाएंगे। सेंटर जो जीएसटी लगाएगी उसे नाम देंगे सीजीएसटी, और जो स्टेट जीएसटी लगाएगी उसे नाम देंगे एसजीएसटी। तो अगर विद इन स्टेट, जिसे हम इंट्रा स्टेट सप्लाई बोलते हैं, अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई है तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा, इंटर स्टेट सप्लाई है तो आईजीएसटी लगेगा। ये सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी। ठीक है जी, ये लगेगा, ये जीएसटी आने के बाद चाहे गुड्स हो या सर्विस हो, गुड्स हो या सर्विस हो। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद अगली बात करते हैं हम। हाँ जी, जीएसटी नहीं लगेगा किसके, अल्कोहलिक लिकर को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। अल्कोहलिक लिकर को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। क्यों, क्या ये यहां से रेवेन्यू बहुत अच्छी होती है, जी यहां से रेवेन्यू, दारू से रेवेन्यू बहुत अच्छी होती है, तो स्टेट इसके लिए रेडी नहीं थे, तो इस पे स्टेट गवर्नमेंट एक्साइज लगाती है और इसकी सेल पर वैट या सीएसटी लगता है। अच्छा, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट ये भी जीएसटी के दायरे से अभी बाहर हैं, लेकिन फ्यूचर में इन पे जीएसटी आ सकता है, अल्कोहलिक लिकर पे आ ही नहीं सकता। 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर जीएसटी फ्यूचर डेट से आ सकता है, जिस दिन जीएसटी काउंसिल रेकमेंड करे। इस पे जब तक जीएसटी नहीं लग रहा है तो इस पर एक्साइज और सेल टैक्स लगता रहेगा, लेकिन एक्साइज कौन सी गवर्नमेंट लगाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेल टैक्स सेल पे लगेगा, वैट या सीएसटी। अच्छा, फिर इसके बाद जीएसटी कंपनसेशन सेस। कुछ स्टेट्स ने, जैसे केरला, वेस्ट बंगाल, पंजाब, दिल्ली, छत्तीसगढ़, एमपी, ये कुछ स्टेट्स हैं जिन्होंने जीएसटी आने का विरोध किया, बोले हमें जीएसटी आने की वजह से नुकसान होगा। आप पहले कसम खाओ कि हमारे सर पे हाथ रख के बोलो, ममता बनर्जी आ गई, केजरीवाल आ गए, ये क्या कहने लगे कि पहले हमारे सर पे हाथ रख के कसम खाओ कि अगर जीएसटी आने की वजह से हमें नुकसान हुआ तो आप हमें भरपाई करोगे, कंपनसेशन दोगे। उन्होंने बोला हाँ ठीक है, कसम खाते हैं। मोदी जी ने बोला हम कसम खाते हैं, हम तुम्हें देंगे। तो कितने साल तक, 5 साल तक। कितने साल तक, 5 साल तक। बोले 5 साल तक सरकार रहती है, उसके बाद तो फिर पता ही नहीं होता, तो 5 साल तक। लेकिन अब इसे 31 मार्च 2026 तक एक्सटेंड कर दिया गया। तो ये जीएसटी कंपनसेशन सेस, अब गवर्नमेंट को पैसा कहां से, वो कंपनसेशन कहां से देगी, तो गवर्नमेंट ने किया कि हम सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स पर, कुछ गुड्स पर हम ये कंपनसेशन सेस लगाएंगे जहां से ये पैसा आएगा। और यहां से पैसा क्या हर स्टेट को मिलेगा, नहीं, उन स्टेट को मिलेगा जिनको जीएसटी आने की वजह से नुकसान हुआ। अच्छा, अब मैं आपको ये टेबल दिखाने जा रहा हूं, ये आपके पास पेज नंबर 1.1, जो फास्ट ट्रैक वाले बच्चे हैं उनके पास ये टेबल है पेज नंबर 1.1 पर, और जो मेन बैच वाले बच्चे हैं उनके पास ये चार्ट में टेबल है पेज नंबर 1.19 पर, टेबल पे सबसे नीचे। जो मेन बैच वाले बच्चे हैं वो पेज नंबर 1.19 पर आ जाइए, मेन बैच 1.19 पर। ठीक है, जो मेन बैच वाले बच्चे हैं मैं उनको सजेस्ट करूंगा फास्ट ट्रैक वाली एक बुक ले ले, क्योंकि एंड में रिवीजन यहीं से होगा, ये डिटेल्ड बुक एक दिन में रिवाइज नहीं होगी। तो आप ये वाली बुक ले ले, फास्ट ट्रैक वाली परचेज कर ले। ठीक है, ओके, फास्ट ट्रैक वाले पेज नंबर 1.1 पे होंगे। ये टेबल मैं आपको स्लाइड से दिखाऊं एक बार,
जी, मैं इसमें पहले अल्कोहलिक लिकर की बात करना चाहता हूं। अल्कोहलिक लिकर, हाँ जी, अल्कोहलिक लिकर पर क्या लगती है जी अभी? एक्साइज। लेकिन एक्साइज कौन गवर्नमेंट लगाती है? स्टेट। ठीक है, स्टेट। ऐसे टोबैको पर नहीं, पेट्रोलियम ड्रग पर एक्साइज कौन लगाती है? सेंटर। तो आइए जरा इस टेबल में देखेंगे। सबसे पहले अल्कोहलिक लिकर, इस पर जीएसटी नहीं है, इस पर एक्साइज और सेल टैक्स है, लेकिन एक्साइज कौन गवर्नमेंट लगाती है? स्टेट। ऐसे 5 पेट्रोल प्रोडक्ट, इस पे अभी जीएसटी नहीं है, जीएसटी नहीं है। इस पर क्या है जी? एक्साइज और सेल टैक्स। ये कौन गवर्नमेंट लगाती है? एक्साइज, सेंट्रल गवर्नमेंट। ये फर्क है अल्कोहल लेकर 5 पेट्रोल प्रोडक्ट में। ठीक है जी। अब इसके बाद ये 2 पॉइंट के बाद अब लास्ट पे आ जाइए, अदर प्रोडक्ट पर। अदर प्रोडक्ट पर जो इनके अलावा प्रोडक्ट्स हैं उन पे जीएसटी आ गया जी, उन पे जीएसटी आ गया, तो उन पे एक्साइज सेल टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है जी, उन पे एक्साइज सेल टैक्स नहीं लगेगा, उन पे जीएसटी आ गया। ठीक है, यही चार्ट आपके पास बना हुआ है, राइट। इसके बाद टोबैको की अगर हम बात करें, टोबैको पर, इस पर एक्साइज भी और जीएसटी भी है, तो सेल टैक्स नहीं है, इस पर एक्साइज भी है और जीएसटी भी है, तो इस पे गवर्नमेंट को अच्छी रेवेन्यू आ रही है और उन्होंने एक्साइज भी रखी है इस पे, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज लगाती है। ठीक है, ऐसे ओपियम, इंडियन हेम्प नार्कोटिक्स, अफीम, ये भांग, अदर नार्कोटिक्स, इस पर भी एक्साइज भी है और जीएसटी भी है, एक्साइज भी और जीएसटी भी है। वैट, तो वैट सेल टैक्स नहीं है इसके ऊपर में, एक्साइज लेकिन कौन सी गवर्नमेंट लगाती है? स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है जी, चलिए इतने के बाद अब हम आते हैं कहां? एक चार्ट पर आते हैं हम। जो मेन बैच वाले बच्चे हैं वो आएंगे पेज नंबर 1.21 पर, और फास्ट ट्रैक वाले पेज नंबर 1.6 पर। तो मैं लिख दूं एक बार, हम कहां पर आ गए हैं? हम आ गए हैं मेन बैच वाले कहां पर? 1.21 पर, और फास्ट ट्रैक वाले 1.6 पर। फास्ट बैच वाले 1.6 पर, क्योंकि रिवीजन कॉमन कर रहे हैं। ठीक है, जल्दी से आ जाएं। मेन बैच 1.21। यहां मैं आपको कुछ याद दिला दूं, मैंने एक क्या होती है जी? एक चेन होती है। मैन्युफैक्चरर पहले माल बनाता है, वो डिस्ट्रीब्यूटर को बेचता है, डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर को, रिटेलर कंज्यूमर को। ठीक है, ये फुल फॉर्म्स यहां नीचे लिखी हुई थी इनकी, ये लिखने की जरूरत नहीं थी। एम फॉर मैन्युफैक्चरर, डीलर, रिटेलर, कंज्यूमर। ठीक है, अच्छा, अब मैन्युफैक्चरर जीएसटी आने से पहले क्या करता था? 1 लाख का माल बनाया, अब इसे बेचा, तो इस पर लगती थी एक्साइज, फिर इसको ऐड करके इस पे लगता था सेल टैक्स। क्या टैक्स पे टैक्स लग गया? एक्साइज इसमें ऑलरेडी ऐड है, इस पे टैक्स लग गया जी, इसे बोलते थे कास्केडिंग। हम जीएसटी में ये प्रॉब्लम नहीं चाहते, तो जीएसटी में एक्साइज की जगह यूं समझो सीजीएसटी आया, एक बार वैट की जगह यूं समझो एचजीएसटी आया, समझने के लिए। ठीक है, यूं समझिए। तो अब हम ये 1 लाख पर ही लगाएंगे, सीजीएसटी भी 1 लाख पर, एचजीएसटी भी 1 लाख पर। देखिए, सीजीएसटी भी 1 लाख पर लगाया 9%, 9,000, एचजीएसटी भी 1 लाख पर लगाया 9%, 9,000। तो जो टैक्स पे टैक्स था वो खत्म हुआ, जो कास्केडिंग थी वो खत्म हुई। अब ये एक्साइज का क्रेडिट आगे इस पूरी चेन में नहीं मिलता था, तो अपने कोर्स में ऐड करते रहते थे। तो इसका मतलब ये भी टैक्स पे टैक्स लगाते जा रहे हैं, टैक्स पे टैक्स लगाते जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि एक्साइज का क्रेडिट आगे ये इनको नहीं मिलता था, तो टैक्स पे टैक्स खत्म किया जीएसटी ने, टैक्स पे टैक्स खत्म किया है जीएसटी ने। हाँ जी, मेन बैच वाले 1.21 पे है और फास्ट ट्रैक वाले 1.6 पे है। ओके, अब सुने कुछ और बातें। क्या? तो जीएसटी आने के बाद टैक्सेबल मैन्युफैक्चर नहीं है, सेल नहीं है, ये एंटी टैक्स एंट्री नहीं है। क्या है जी जीएसटी के लिए टैक्सेबल? सप्लाई है। जीएसटी के टैक्सेबल के सप्लाई है, चाहे गुड्स हो या सर्विस हो, चाहे गुड्स हो या सर्विस हो। थोड़ा सा जूम आउट करो, चाहे गुड्स हो या सर्विस हो, अगर सप्लाई इंट्रा स्टेट है तो सीजीएसटी या जीएसटी लगेगा, सीजीएसटी या जीएसटी लगेगा। और अगर इंटर स्टेट है तो आईजीएसटी लगेगा। और ये रेट आईजीएसटी का सीजीएसटी या जीएसटी रेट का टोटल होगा, सीजीएसटी या जीएसटी रेट का टोटल होगा। ठीक है जी, यहां तक? जी, यहां तक ठीक है। अब इतने के बाद अगर गुड्स की इंपोर्ट हुई, तो इंपोर्ट पर जीएसटी आने के बाद बीसीडी लगेगी, बीसीडी पर सोशल वेलफेयर सरचार्ज, फिर वैल्यू में बीसीडी सोशल वेलफेयर सरचार्ज ऐड करने के बाद आईजीएसटी। ऐसा क्यों? क्योंकि इंडिया में अगर कोई प्रोडक्ट बिकता है तो इंट्रा स्टेट सप्लाई पर क्या लगता है? सीजीएसटी या जीएसटी, और इंटर स्टेट सप्लाई पर आईजीएसटी। इंपोर्ट को हम इंटर स्टेट सप्लाई मान रहे हैं, क्यों? क्योंकि इंपोर्ट पर कस्टम ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है जीएसटी वो है आईजीएसटी। तो हम आईजीएसटी उठा रहे हैं इंपोर्ट पर लगाने के लिए। सर आईजीएसटी क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि भाई डोमेस्टिक पेन पे अगर जीएसटी लग रहा है तो इंपोर्टेड पेन पे भी लगना चाहिए, इसलिए इंपोर्टेड पेन पर भी आईजीएसटी लगेगा। अब एक बात और, इंपोर्ट को, एक्सपोर्ट को और सप्लाई टू एससीजेड को इंटरस्टेट सप्लाई माना जाता है। तो इंपोर्ट के साथ एक्सपोर्ट को भी हम ये इंटरस्टेट सप्लाई मान रहे हैं, मतलब आईजीएसटी की बात आएगी।
अब ये SEZ क्या है? कुछ एरिया इंडिया का स्पेशल इकोनॉमिक जोन है जहां से मेनली एक्सपोर्ट ही होता है। जो बाकी बचा एरिया इंडिया का उसे बोला करते थे डोमेस्टिक टैरिफ एरिया। अब अगर SEZ ने DTA में बेचा या DTA ने SEZ को बेचा, इसे इंटरस्टेट सप्लाई माना जाता है, इंटरस्टेट सप्लाई माना जाता है। और दूसरा यही SEZ को अगर आप बेच रहे हैं तो इसे जीरो रेटेड भी माना जाता है। अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं और अगर आप SEZ को सप्लाई कर रहे हैं, इन्हें जीरो रेटेड भी बोलते हैं ना। व्हाट इज जीरो रेटेड? जीरो कोई GST का रेट नहीं है। हम कह रहे हैं कि अगर एक्सपोर्ट किया तो इस पे टैक्स जीरो करके भेजना है। जीरो कैसे करके भेजना है? एक तो इनवॉइस में चार्ज मत करो, अगर इन गुड्स पे पहले टैक्स लगाओ तो रिफंड कर दो, तो टैक्स को जीरो कर दो। अगर परचेज पे, अगर एक्सपोर्ट करने के लिए आपने परचेज करी, वो कोई टैक्स लगा हो तो आपको रिफंड मिल जाएगा, क्योंकि एक्सपोर्ट हमें टैक्स जीरो करके भेजना है। टैक्स जीरो करके भेजना है, टैक्स जीरो रेट नहीं है, हमें टैक्स जीरो कर देना है। ठीक है, तो एक्सपोर्ट को और सप्लाई टू SEZ को हम जीरो रेटेड सप्लाई मानते हैं। इन्हें हम डिटेल में एक्सपोर्ट रिफंड के चैप्टर में पढ़ेंगे, जीरो रेटेड के बारे में। ठीक है जी, अभी आप इतना समझ लीजिए कि एक्सपोर्ट को सप्लाई टू SEZ को जीरो रेटेड मानते हैं। जीरो रेट का मतलब क्या है जी? टैक्स का रेट जीरो नहीं, मतलब हम टैक्स लगे हुए हैं तो वो रिफंड कर देंगे आपको, हमें टैक्स लगने नहीं देना है इनके ऊपर में। ओके जी, अब बढ़ते हैं इसमें आगे। हाँ जी, तो अभी तक हमने बता दिया क्या? एक तो टैक्स पे टैक्स को खत्म कर दिया, GST आने के बाद टैक्स रिलेवेंट सप्लाई हो गया। सप्लाई इंट्रा स्टेट है तो CGST एडजस्ट लगेगा, चाहे वो गुड्स की हो या सर्विस की हो, और इंटर स्टेट है तो IGST लगेगा। अब जरा ध्यान से सुनना, मैन्युफैक्चरर ने डिस्ट्रीब्यूटर को बेचा। डिस्ट्रीब्यूटर क्या अब जो सेल करेगा, जो सेल का टैक्स उसे देना 2008, क्या वो परचेज भी जो टैक्स हो उसमें से माइनस कर सकता है? जी, इसे बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसे हम क्या बोला करते हैं? अगर परचेज का टैक्स माइनस कर सकता है तो इनपुट टैक्स क्रेडिट को एडजस्ट कर रहा है। तो सेल पे टैक्स 2008 देना था, इसने परचेज का CGST अपने सेल के CGST में से माइनस कर लिया। ऐसी सेल के GST 2008 में से परचेज का 9000 माइनस कर दिया, नेट ये जमा कराएगा 1008 ये कैश जमा कराएगा, ये कैश जमा कराएगा। ठीक है जी, तो इसने इस परचेज का ITC ले लिया, हम ये बोलते हैं। ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर को बेचा। रिटेलर भी जब 12225.60 जमा कराएगा, वो क्या करेगा? परचेज का टैक्स 10008 माइनस कर लेगा, तो ये 2217.6 जमा कराएगा। तो मतलब परचेज का क्रेडिट मिल जाता है, परचेज पे जो GST दिया उसका क्रेडिट मिल जाता है, वो अपने सेल के टैक्स से एडजस्ट कर लेते हैं, सेल के टैक्स से एडजस्ट कर लेते हैं। CGST में हमने CGST माइनस किया, एडजस्ट में से HGST। ध्यान रहे, CGST HGST आपस में एडजस्ट नहीं हो सकती हैं। इसके बाद हाँ जी, क्या कंज्यूमर को क्रेडिट मिलता है? जी नहीं, जो कंज्यूमर के पास बिल है, रिटेलर ने बना कर दिया है, इसमें जो GST लगा हुआ है, ये सारा का सारा बर्डन कौन बियर करता है? ये कौन कंज्यूमर बियर करता है। ये रो पड़ता है, कहता है सारा टैक्स भी मेरे से ले लो, सारा का सारा ये टैक्स भी मेरे से ले लो। आप क्या जानते हैं, जो ये लास्ट बिल है, जो ये GST लगा हुआ है इस बिल में, रिटेलर ने जो कंज्यूमर को दिया है, यही टोटल टैक्स गवर्नमेंट के पास गया हुआ है। कैसे? अगर आप देखिए, मैन्युफैक्चरर ने 9000 जमा कराया था, हमने यहां लिखा CGST SGST, मैन्युफैक्चरर ने 9000 जमा कराया था। अब डिस्ट्रीब्यूटर की बात करें, इसने 1008 CGST SGST जमा कराया, और रिटेलर ने ये कितना जमा कराया जी? 2217.6। अगर आप इसका टोटल करते हैं CGST का, ये 12225.60 आ रहा है, जो कि यहां पर भी यही आ रहा था। ओहो, जो रिटेलर ने इनवॉइस बनाया इसमें भी यही आ रहा था 12225.60, HGST भी यही 12225.60 आता है, ये यही इनवॉइस में आ रहा था, यही इनवॉइस में आ रहा था 12225.60 CGST और HGST। इसका मतलब जो रिटेलर, जो लास्ट बिल कंज्यूमर को मिलता है, वही टोटल टैक्स गवर्नमेंट के पास गया हुआ टुकड़ों में, कुछ मैन्युफैक्चरर से, कुछ डिस्ट्रीब्यूटर से, कुछ रिटेलर से। तो कंज्यूमर क्या कहता है? तुम एक काम करो ना, तो मेरे को कोई क्रेडिट नहीं दे रही, बोले तेरा रजिस्ट्रेशन नहीं है, ये तेरे को कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा, तेरा GST में कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, तेरे को कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। कह रहा ना मैं तुम मेरे को क्रेडिट दे रहे, रिटेलर भी मेरे से सबसे ज्यादा प्राइस चार्ज कर रहा है, रिटेलर भी सबसे ज्यादा मेरे से एंड में प्राइस चार्ज कर रहा है। एक काम करो, तुम कुछ मत करो, कपड़े फाड़ दो मेरे, तो तुम लूट लो मेरे को। वो कहता है मजे भी तो तू ले रहा है। गवर्नमेंट कहती है जो गुड्स परचेज किए, जैसे तूने कोल्ड ड्रिंक ली, इसके मजे भी तो तू ले रहा है, तो टैक्स के मजे भी तो तेरे से लेंगे हम सारे के सारे। तो ये कंज्यूमर से ही सारे मजे लिए जाएंगे, क्योंकि वो गुड्स के मजे ले रहा है। आपने शर्ट परचेज करी, शर्ट खुद डाल रहे हो ना, खुद मजे ले रहे हो उसके, तो हम तुम्हारे से ही मजे लेंगे। तो ठीक है जी, तो यहां पर सारे टैक्स के मजे किससे लिए जाएंगे? कंज्यूमर से, उसको ITC नहीं मिलेगा। इसका मतलब सारा का सारा टैक्स कौन बियर कर रहा है? अल्टीमेटली कंज्यूमर। भाई इनको तो, ये तो क्रेडिट लेते गए ना, इसको नहीं मिला ना, तो सारा का सारा टैक्स कौन बियर कर रहा है? अल्टीमेटली कंज्यूमर बियर कर रहा है, कंज्यूमर बियर कर रहा है। ठीक है जी, यहां से ये बात निकल कर आई। ओके, एक बात मैं और बता दूं, क्या ये जो इन्होंने बीच में जो डिस्ट्रीब्यूटर था, रिटेलर था, इन्होंने जितनी वैल्यू ऐड करी थी उसी पे टैक्स जमा कराया है।
वो कैसे? जैसे इसने 1 लाख इसकी कॉस्ट थी डिस्ट्रीब्यूटर की, इसने अपना प्रॉफिट ऐड किया, एक्सपेंसेस ऐड किए, तो सेलिंग प्राइस निकली 11,200। तो 1 लाख और 11,200 के बीच में इसने वैल्यू एडिशन कितना किया? 11,200 का। तो जीएसटी का रेट 9 था, 11,200 पे अगर 9% निकालते हैं तो वो यही आ रहा है 1,008। भाई हमने तो क्या किया था, 1,008 कैसे निकाला था? सेल के टैक्स में से परचेज का टैक्स माइनस किया था। एक और तरीका है इसको निकालने का जीएसटी का, जितनी वैल्यू ऐड हुई है उस पे टैक्स का रेट लगाओ तो वो यही आएगा जो इसने जमा कराया। ऐसे ही अगर रिटेलर की बात करें तो 11,200 इसकी कॉस्ट थी, सेलिंग प्राइस 1,35,840 है, तो इसमें जो वैल्यू एडिशन हुआ है 24,640 का हुआ। अगर आप इस पे 9% लगाएं तो ये 2217.6 आ रहा है। तो इसका मतलब यही हुआ कि ये अपनी वैल्यू जितनी ऐड करी उस पे टैक्स दिया इसने। तो हम जीएसटी को वैट भी बोलते हैं, वैल्यू एडिशन पे टैक्स भी बोलते हैं, कि जितनी वैल्यू ऐड होती है उसी पे टैक्स देते हैं। सेल के टैक्स में से परचेज के टैक्स को माइनस करने का मतलब यही होता है कि आप जितनी वैल्यू ऐड करिए उसी पे ही टैक्स दे रहे हैं। ठीक है जी। तो इस चार्ट से मैं आप कंक्लूजन बोल देता हूं क्या क्या हम निकाल के चल रहे हैं। जो टैक्स पे टैक्स लग रहा था, कास्केडिंग हो रहा था, उसको खत्म करने की कोशिश हुई है जीएसटी में, पहली बार। दूसरा, जीएसटी में टैक्सेबल इवेंट है सप्लाई। तीसरा, जीएसटी वैल्यू एडिशन पर टैक्स है जी। चौथा, यहां कंज्यूमर क्योंकि मजे लेता गुड्स के, इसलिए उसे उस टैक्स के भी सारे टोटल मजे उसी से लिए जाएंगे। इसका मतलब अल्टीमेटली टैक्स वही बियर करेगा सारा का सारा, और उसको कोई आईटीसी नहीं मिलेगा, कोई आईटीसी नहीं मिलेगा। इसके बाद पांचवा, इंपोर्ट को, एक्सपोर्ट को और एससीएल को सप्लाई को इंटर से सप्लाई माना जाता है, तो इंपोर्ट पर आईजीएसटी लगेगा। एक्सपोर्ट और सप्लाई टू एससीएल पे हम जीएसटी जीरो करना चाहते हैं तो इसे जीरो रेटेड सप्लाई भी माना जाता है। एससीएल टू डीटी या डीटी एससीएल ये इंटरसेट सप्लाई है, और ये इंटरसेट सप्लाई है जी। ठीक है जी। अब हम आ जाते हैं पेज नंबर, फास्ट ट्रैक वाले पेज नंबर 1.1 पे आ जाइए, और मेन बैच वाले ये जो चार्ट आपको दे रखा है, हल्का फुल्का इसमें वेरिएशन होगा, बाकी ऐसा ही मिलेगा। पेज नंबर 1.19 पर, पिछले पेज पे देख लेंगे। मेन बैच पेज नंबर 1.19, मेन बैच पेज 1.19 और फास्ट ट्रैक 1.1। मेन बैच में सबसे पहले कंसेप्ट ऑफ जीएसटी दे रखा है, फिर नीड ऑफ जीएसटी दे रखा है। ठीक है, तो हम कंसेप्ट ऑफ जीएसटी पहले पढ़ते हैं जी। ये कंसेप्ट ऑफ जीएसटी क्या दे रखा है? जीएसटी वैल्यू एडिशन पे टैक्स है। अभी मैं वहां से बता के आया हूं, पूरी चेन में सभी को क्रेडिट मिल रहा था, प्रोड्यूसर से रिटेलर तक। ये भी आपको दिखा के आया हूं, सभी क्रेडिट ले रहे थे, कंज्यूमर को नहीं मिल रहा था। नेक्स्ट, जो भी पिछली परचेज पे आपने टैक्स दिया होता उसका क्रेडिट मिल जाता है, और कास्केडिंग को खत्म करने की कोशिश की गई है। अब नीड, क्यों जीएसटी लाने की जरूरत पड़ी? कास्केडिंग को खत्म करना था। जो जिनका क्रेडिट नहीं मिलता था उनको भी खत्म करना था। एक डबल टैक्स पॉइंट था। डबल टैक्स क्या है जी? हाँ जी, नॉन वेट, जैसे एक्साइज ऐड होके वेट लगता था उसको खत्म करना था। ठीक है, और जो एक्साइज का क्रेडिट सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग स्टेज तक मिलता था, आगे नहीं मिलता था, उसे खत्म करना था। अब एक डबल टैक्स की बात करें, रेस्टोरेंट, जीएसटी आने से पहले रेस्टोरेंट में आपने खाना खाया, गुड्स मान के वैट लगा देते थे, सर्विस मान के सर्विस लगा देते थे। तो वो बोलता था कौन? वो जो रेस्टोरेंट वाले थे वो बोलते थे ये क्या भाई, या तो गुड्स लड़का मानो या सर्विस लड़की मानो, ये क्या तुमने मिक्स कर दिया? बोले हाँ, हम तुम्हारे को मिक्स माने चलेंगे। जीएसटी आते ही इन्होंने बोल दिया रेस्टोरेंट वालों ने, भाई अब तुमने तो हमारा जेंडर ही चेंज कर दिया, तुम सीधा बताओ हम गुड्स मानोगे सर्विस मानोगे, तो ये क्लियर कर दो। ये नहीं वैट भी लगाओगे, सर्विस मान के सर्विस भी लगाओगे। तो जीएसटी आने के बाद हम क्लियर कर दिया कि रेस्टोरेंट को हम सर्विस मानेंगे, तो सर्विस वाला ही रेट लगेगा। तो गुड्स वाला रेट नहीं लगेगा, सिर्फ सर्विस वाला ही रेट लगेगा। तो रेस्टोरेंट को जीएसटी आने के बाद सर्विस मान दिया गया, तो डबल टैक्स नहीं होगा, डबल टैक्स नहीं होगा। ओके जी। फिर इसके बाद ये लग्जरी एंटरटेनमेंट टैक्स के पहले क्रेडिट नहीं मिलते थे, अब तो जीएसटी में मर्ज हो गया तो जीएसटी का पूरा क्रेडिट मिल रहा है जी। अच्छा, ये पॉइंट थोड़ा सा डिफरेंट था मेन बैच आप वालों में। अब इसके बाद में जीएसटी पुरानी बीमारियों का इलाज है। तो पुरानी बीमारियों का कैसे इलाज? ये सेंट्रल गवर्नमेंट के ये वाले टैक्सेस खत्म कर दिए गए हैं, ऐसे स्टेट गवर्नमेंट के ये वाले टैक्सेस खत्म कर दिए गए हैं। अब ये वो डिब्बे दिखाए थे ना मैंने, जैसे एक्साइज था, सर्विस टैक्स था, सीवीडी, स्पेशल सीवीडी ये इंपोर्ट पर लगा करती थी, सीएसटी सेंट्रल सेल टैक्स, सरचार्ज सब कुछ लगते थे, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे टैक्सेस खत्म हो गए। ऐसे स्टेट गवर्नमेंट के भी ये टैक्सेस खत्म हो गए। जैसे एंटरटेनमेंट टैक्स अभी लग रहा है जो लोकल बॉडी लगाती है, स्टेट गवर्नमेंट वाला नहीं लग रहा। ठीक है, लॉटरी बैटिंग वाला टैक्स खत्म कर दिया, एंट्री टैक्स जो कि ऑक्ट्रॉय थी वो खत्म कर दिया, वैट सेल टैक्स मोस्टली खत्म कर दिया, लग्जरी टैक्स
टैक्स ऑन एडवर्टाइजमेंट ये खत्म कर दिया, तो ये खत्म हो गए। अब कौन से टैक्सेस अभी भी लग रहे हैं जो खत्म नहीं हुए हैं? प्रॉपर्टी टैक्स, स्टाम्प ड्यूटी, बिल्डिंग बेचते हैं तो अभी भी लग रही है। इलेक्ट्रिसिटी पे जीएसटी नहीं लगता, अभी इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लगती है। ओके, अल्कोहल पर स्टेट गवर्नमेंट एक्साइज लगा रही है और सेल टैक्स लग रहा है, और 5 पेट्रोल प्रोडक्ट पर सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज लगा रही है और सेल टैक्स लग रहा है। और ये वाली टेबल मैंने आपको करा ही दी। इसके बाद आएंगे नेक्स्ट, जीएसटी जेएनके में भी एप्लीकेबल हो गया, पूरे भारत में एप्लीकेबल है। अच्छा, जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। जैसे एग्जांपल ले, दिल्ली से हरियाणा, दिल्ली से यूपी में सेल हुई, एक दिल्ली का चॉकलेट का सेलर है, उसने यूपी में सेल करी। अब जो लगा तो आईजीएसटी, इसमें एक एसजीएसटी भी है, एसजीएसटी भी है। यूपी से फोन आ गया योगी जी का, वो जो एसजीएसटी वाला शेयर है ना हमारे पास पहुंचा देना दिल्ली गवर्नमेंट, नहीं तो घर से उठा लेंगे, क्योंकि जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, जहां कंज्यूम होगा उस गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा। अभी तुमने देखा भी था, कंज्यूमर से ही सारे टैक्स निकाले जा रहे थे, जिस कंज्यूमर से निकाले जा रहे वो कंज्यूमर कहां का, यूपी का, तो उसका एसजीएसटी का शेयर हमारे को भेजो, नहीं भेजोगे तो घर से उठा लेंगे। तो ये जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। अच्छा, इंडिया जो जीएसटी लेके आया वो है ड्यूअल जीएसटी, मतलब सेंटर भी लगा रही है और स्टेट भी लगा रही है, अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई है तो। और अगर इंटर स्टेट सप्लाई है तो क्या लग रहा है, आईजीएसटी, आईजीएसटी सीजीएसटी जीएसटी रेट दोनों का टोटल होगा। ये हम बात करके आए इंपोर्ट एक्सपोर्ट सप्लाई टू एससीजेड, इंटरस्टेट मानते हैं और एक्सपोर्ट सप्लाई टू एससीजेड जीरो रेटेड है। अब इंटरस्टेट क्या है, अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई हुई है आईजीएसटी, एक यूनियन टेरिटरी से दूसरी यूनियन टेरिटरी में सप्लाई हुई है तो आईजीएसटी। ये यूनियन टेरिटरी वाला पॉइंट क्या अभी आएगा, एक स्टेट से यूनियन टेरिटरी में सप्लाई हुई है या यूनियन टेरिटरी से स्टेट में सप्लाई हुई है, ये इंटरस्टेट सप्लाई, और इस पर क्या लगेगा, आईजीएसटी, आईजीएसटी। नेक्स्ट देखेंगे, हाँ जी, लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क, लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क आप तो मेन बैच वाले 1.19 पे ही है, ठीक है, ओके। तो लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क में सीजीएसटी लगाने के लिए एक ही एक्ट है, सीजीएसटी एक्ट। सीजीएसटी लगाने के लिए एक ही एक्ट है, सीजीएसटी एक्ट, लेकिन एसजीएसटी लगाने के लिए जितने स्टेट्स हैं, कितने हैं, 28, लेकिन 3 यूनियन टेरिटरी जिन्हें स्टेट माना जाएगा, दिल्ली, पुडुचेरी एंड जेएनके, इनको स्टेट माना जाएगा, है तो यूटी लेकिन इनको स्टेट माना जाएगा। वो केजरीवाल जी बोलते रहते हैं मेरे को स्टेट का दर्जा दो, जेएनके में महबूबा मुफ्ती बोलते रहते हैं हमारे को स्टेट का दर्जा दो, तो इनको बोले कि हम तुम्हें जीएसटी के लिए स्टेट मान लेते हैं। टोटल 8 यूनियन टेरिटरी हैं, बाकी 8 जो 5 यूनियन टेरिटरी बची उनको यूटी ही मानेंगे। वो कौन कौन सी है, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दमन एंड दीव एंड दादरा नगर हवेली को एक ही यूटी माना गया है, चंडीगढ़ एंड लद्दाख, ये 5 यूटी, इनको यूटी ही माना गया है। अब क्या होगा, जो ये 28 स्टेट हैं और 3 यूटी जिन्हें स्टेट माना है, अगर यहां इंट्रा स्टेट सप्लाई है तो सीजीएसटी एसजीएसटी, अगर ये 5 जो ये यूटी हैं यहां इंट्रा यूटी सप्लाई हुई तो सीजीएसटी प्लस यूटी जीएसटी। इसे समझाने के लिए नीचे एग्जांपल देखें, जैसे दिल्ली यूटी है, विद इन दिल्ली सेल करी या सप्लाई सर्विस दी तो 1 लाख की सेल करी है, सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा, सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा। हरियाणा स्टेट है ही, विद इन हरियाणा सेल हुई स्टेट है ही, इसके लिए मानने की जरूरत नहीं है, तो यहां पर भी इंट्रा स्टेट सप्लाई पर सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा। लेकिन चंडीगढ़ क्योंकि ये 5 यूटी में आती है, तो यहां पर अगर विद इन चंडीगढ़ सेल होती है या सर्विस दी जाती है तो सीजीएसटी प्लस यूटी जीएसटी लगेगा, सीजीएसटी प्लस यूटी जीएसटी लगेगा, ठीक है। यूटी जीएसटी के लिए यूटी जीएसटी एक्ट है, ओके। हमें जो हमारे कोर्स में है वो हमारे कोर्स में सीजीएसटी एक्ट और आईजीएसटी एक्ट है, यूटी जीएसटी एक्ट हमारे कोर्स में नहीं है, एसजीएसटी एक्ट हमारे कोर्स में नहीं है। लेकिन आप सीजीएसटी पढ़ेंगे तो मोस्ट सारे एसजीएसटी एक्ट ऑटोमेटिक हो जाएंगे, यूटी जीएसटी एक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसकी जितने सेक्शन है ऑलमोस्ट सेम है। यही ये पॉइंट बोलता है, चार्जेबिलिटी, टैक्सेबल इवेंट, टैक्सेबल पर्सन, वैल्यूएशन, प्रोसीजर, ये सब कुछ सेम सेम है, हल्का फुल्का किसी किसी सेक्शन में वेरिएशन है। फिर इसके बाद क्लासिफिकेशन की बात करें, आपने कस्टम की रिवीजन क्लास करी थी, कस्टम में हमने किया था, जो क्लासिफिकेशन किया था उसमें टोटल 98 चैप्टर थे गुड्स के, है ना। वही क्लासिफिकेशन जो हमने कस्टम में किया था सीटीए 1975, कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 के फर्स्ट शेड्यूल में 8 डिजिट का जो कोड किया था, वही सेम यहां पे जीएसटी में अडॉप्ट कर दिया गया है, क्योंकि वो इंटरनेशनल गुड्स का कोडिंग सिस्टम था जिसे हम एचएसएन, हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर बोला करते थे। तो 98 चैप्टर्स 1 से लेकर 98 तक ये हमारे गुड्स के हैं, जहां पर गुड्स की कोडिंग दे रखी है 8 डिजिट की, फिर उसके आगे रेट है। और सर्विस के लिए सिर्फ एक ही चैप्टर है, चैप्टर 99। यहां सर्विस के लिए जो कोड है एसएसी, सर्विस अकाउंटिंग कोड बोलते हैं, 6 डिजिट का है, ओके। फिर इसके बाद रजिस्ट्रेशन, यहां हम इस चैप्टर में क्या कर रहे हैं, ओवरव्यू, आने वाले समय में हम जीएसटी में क्या क्या पढ़ेंगे, तो एक आइडिया है टोटल क्या, रजिस्ट्रेशन। हाँ जी, रजिस्ट्रेशन में हम क्या बात करने जा रहे हैं
कि आपको गवर्नमेंट या जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना है? हाँ जी, आपने बिजनेस स्टार्ट किया तुरंत रजिस्ट्रेशन कराना है? नहीं। आप अगर ये टर्नओवर 10, 20 या 40 जो भी आपके लिए एप्लीकेबल होती है, अगर उससे क्रॉस कर देती हैं, तो अगर आपकी टर्नओवर साल की वो एक्सीड हो जाती है, जैसे एक्सीड करेगी आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अब अगर आप सर्विस की सप्लाई करते हैं या गुड्स प्लस सर्विस की सप्लाई करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप सीए बने, सीए की आपने प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी, कहां? ये 4 स्टेट में। इसे हमने याद करने के लिए ट्रिक क्या बनाई थी? मणिपुर, मिजोरम ने त्रिपुरा, कलिकता, नागालैंड। अगर आप इन 4 स्टेट में ऑफिस शुरू कर रहे हैं तो 10 लाख क्रॉस करते ही आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। इंट्रा स्टेट सप्लाई की बात कर रहे हैं अभी हम, 10 लाख क्रॉस करते ही आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ठीक है जी। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, कलिकता, नाग। अगर आप गुड्स प्लस सर्विस देते हैं तो भी यही लिमिट है। पहला था सर्विस, जैसे मैंने सीए का एग्जांपल लिया, आप कैमरा बेचते और कैमरा की रिपेयर भी करते हैं तो यहीं पर आएंगे, गुड्स प्लस सर्विस दे रही है। आप कंप्यूटर बेचते हैं, कंप्यूटर की रिपेयर भी करते हैं तो यहीं पर आएंगे। तो इन 4 स्टेट में जैसे ही 10 लाख क्रॉस किया आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। लेकिन इन 4 स्टेट के अलावा कहीं अगर आपका बिजनेस प्लेस है तो जैसे ही 20 लाख क्रॉस किया आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। जैसे 20 लाख क्रॉस किया आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। 20 लाख क्रॉस किया रजिस्ट्रेशन कराना है। ठीक है जी। ओके 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 ओके। फिर इसके बाद हाँ जी, सिर्फ गुड्स के केस में आपको 40 लाख की लिमिट मिल सकती है। लेकिन मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, कलिकता, नागालैंड, अगर यहां पे आप गुड्स बेच रहे हैं तो सिर्फ 10 लाख की लिमिट है। 10 लाख क्रॉस कर दिया रजिस्ट्रेशन कराना है। और इसके अलावा सुमा पीटी कर रही, एस फॉर सिक्किम, यू फॉर उत्तराखंड, एम फॉर मेघालय, ए फॉर अरुणाचल प्रदेश, पी फॉर पुडुचेरी और टी फॉर तेलंगाना। यहां अगर आपने दुकान खोल रखी है इन स्टेट्स में तो 40 लाख की नहीं मिलेगी, 20 लाख की मिलेगी। इसके अलावा अगर आप आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको या ब्रिक्स और टाइल्स ये बेचा करते हैं तो भी आपको 20 लाख की लिमिट मिलेगी, 40 लाख की नहीं मिलेगी। हाँ, इन गुड्स के अलावा और इन स्टेट्स के अलावा अगर आपकी दुकान कहीं और है तो हम आपको 40 लाख की लिमिट दे देंगे। जैसे आपकी दिल्ली में दुकान है, फर्नीचर बेचते हो या कंप्यूटर बेचते हो या कैमरा बेचते हो, हम आपको 40 लाख की लिमिट देंगे। 40 लाख क्रॉस किया फिर रजिस्ट्रेशन कराओ। सिर्फ गुड्स बेचने में ध्यान रखना, गुड्स प्लस सर्विस वहां पे है 10-20 में। ठीक है जी। आप दिल्ली नहीं, हरियाणा में है, यूपी में है, पंजाब में है, या JNK में है, या असम में है, या हिमाचल प्रदेश में है, तो मतलब ये यहां नहीं आ रहे हैं और गुड्स इनके अलावा कोई और है तो फिर आपको 40 लाख क्रॉस करते ही रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अच्छा जी, अब आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया। अब आपको, लेकिन आप स्मॉल लेवल पे काम कर रहे हैं। स्मॉल लेवल पे काम कर रहे हैं का मतलब क्या है? आपकी प्रीवियस ईयर के टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है या 75 लाख से कम है। 8 स्टेट में 75 लाख है, ये हम डिटेल में चैप्टर 4 में करेंगे। तो ठीक है, अगर आपके प्रीवियस ईयर के टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है तो आप स्मॉल लेवल पे काम कर रहे हैं, तब आपके प्रोडक्ट पर क्या रेट लगता है भूल जाओ। वैसे रेट 5 है, 12 है, 18 है, 28 है, वो भूल जाओ। हम कहते हैं आप एक काम करो, अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं, ट्रेडर हैं, तो आप 1% दे दो, जितनी आपकी सेल है उसका 1% दे दो। अगर आप रेस्टोरेंट वाले हैं तो 5% दे दो। रेस्टोरेंट के अलावा अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइडर हैं तो 6% दे दो। यहाँ अदर सर्विस प्रोवाइडर के लिए जो थ्रेशोल्ड लिमिट है, स्मॉल है या बड़े हैं उसके लिए देखते हैं, प्रीवियस ईयर में 50 लाख से कम। ठीक है जी। तो ये हुआ कंपल्शन स्कीम का, डिटेल में हम चैप्टर 4 में पढ़ेंगे इसके बारे में, एक आइडिया है। इसके अलावा कुछ एग्जाम्पशन हम चैप्टर 13 में पढ़ेंगे। हाँ जी, इसके बाद अब हम बात करने जा रहे हैं यूटिलाइजेशन ऑफ ITC की, इनपुट टैक्स क्रेडिट की। हाँ जी, बता सकते हैं इसके बारे में? अगर आपके पास परचेज का IGST है तो आप इसे कहां यूज करेंगे? हाँ जी, अगर आपके पास परचेज का IGST है तो आप इसे कहां यूज करेंगे? अगर आपके पास परचेज का IGST है तो आप इसे यूटिलाइज करेंगे परचेज के लिए। कहां? एक मिनट। हाँ जी, अगर आपके पास परचेज का IGST है तो आप इसे सेल के IGST के लिए यूज करो। अगर फिर भी आपके पास एक्सेस बचा हुआ है तो आप कहां यूज करो इसे? CGST, HGST कहीं भी। फिर अगर IGST पूरा खत्म हो गया तो अब आप CGST उठाओ। परचेज का CGST तो कहां यूज करो? CGST के लिए। बचा फिर IGST के लिए। अब इसके बाद आप HGST उठाएंगे, पहले कहां यूज करेंगे? HGST के लिए। बचा तो IGST के लिए। ध्यान रहे, CGST और HGST आपस में क्रॉस यूटिलाइज नहीं होगा। आपस में तो 36 का आंकड़ा है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का। ठीक है जी। हाँ जी, फिर से बता दूं,
अगर आपके परचेज का आईजीएसटी और आपको सेल पर आईजीएसटी देना है तो पहले आईजीएसटी के लिए यूज करो, फिर सीजीएसटी जीएसटी कहीं भी किसी भी रेशियो में। इसके बाद आईजीएसटी पूरा खत्म होने के बाद सीजीएसटी को टच करो, परचेज का सीजीएसटी तो सेल में पहले सीजीएसटी के लिए, फिर बचा तो आईजीएसटी के लिए, ऐसे फिर एसजीएसटी उठाओ, परचेज का एसजीएसटी पहले एसजीएसटी के लिए फिर आईजीएसटी के लिए। अगर आप देखें तो पहले कहां यूज होता है, पहले अपने अपने अगेंस्ट यूज होता है। स्वार्थी है ना सब, पहले अपने घर का पेट भरेंगे फिर औरों को बांटेंगे अगर एक्सेस होगा तो। भाई बटो वैसे पहले अपने घर को पेट भरो, फिर अगर दान देने के लिए पैसे तो आगे बांटो। तो पहले आईजीएसटी के लिए, बचा तो सीजीएसटी जीएसटी, ऐसे सीजीएसटी पहले सीजीएसटी अपने लिए, बचा तो आईजीएसटी, एसजीएसटी पहले एसजीएसटी के लिए, फिर बचा तो आईजीएसटी के लिए। इसे समझाने के लिए मैंने क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन दिखाया था, वही मैं आपको एक बार दिखा रहा हूं। जैसे ये क्वेश्चन था, एक्स एक दिल्ली का है, इसने आगे ए को माल बेचा, एक्स ने 10,000 का माल बेचा था ए को, ये ए भी दिल्ली का है, तो दोनों दिल्ली के हैं तो मतलब इंटरेस्ट रेट सप्लाई होगी, तो इसने बिल में क्या लगा दिया, सीजीएसटी एसजीएसटी 900। अब ए ने आगे 20% प्रॉफिट ऐड करके आगे बेचा यूपी वाले को, ए दिल्ली का बी यूपी वाला, ये इंटरेस्ट रेट सप्लाई हुई तो इसने क्या लगा दिया, आईजीएसटी। अब इसने भी 20% प्रॉफिट ऐड करके आगे बेच दिया 14,400 में, बी ने किसको बेचा, यूपी वाले को, इसने क्या लगा दिया, वही सीजीएसटी एसजीएसटी, क्योंकि यूपी यूपी है तो इंटरेस्ट रेट सप्लाई है। ठीक है जी, तो इन्होंने ये जीएसटी लगा दिया। ओके, अब एक्स के पास तो कोई क्रेडिट है नहीं, ए की बात करते हैं। ए को आईजीएसटी पे करना है, सबसे पहले आईजीएसटी का क्रेडिट है तो वो यूज करना, आईजीएसटी क्रेडिट है नहीं। इसके पास परचेज जो इसने कर रखी है एक्स से कर रखी है, उसमें सीजीएसटी एसजीएसटी लगा हुआ। क्या इस आईजीएसटी को पे करने के लिए सीजीएसटी और एसजीएसटी यूज कर सकता है? जवाब है हाँ। आईजीएसटी को पे करने के लिए पहले हम आईजीएसटी यूज करते हैं, सीजीएसटी एसजीएसटी भी यहां पर यूज हो सकता है। हमारे पास आईजीएसटी है नहीं तो सीजीएसटी एसजीएसटी यहां यूज कर लेंगे, बाकी 360 से कैश जमा कराना पड़ेगा। ऐसे अब यूपी वाले बी की बात करते हैं, इसे सीजीएसटी पे करना है लेकिन इसकी परचेज में आईजीएसटी लगा हुआ 2160 का, तो क्या ये यहां यूज कर सकते हैं 2160 को? जी, हमने पढ़ा था आईजीएसटी पहले आईजीएसटी के लिए, आईजीएसटी का क्रेडिट तो है हमारे पास लेकिन हमें कोई आईजीएसटी देना ही नहीं है क्योंकि हमारी सेल पे हमने इंटरेस्ट रेट सेल ही नहीं करी। तो अब मैं इस आईजीएसटी को कहां यूज कर सकता हूं, सीजीएसटी जीएसटी कहीं भी किसी भी रेशियो में। तो अब क्योंकि हमारे पास परचेज का आईजीएसटी 2160 है, अब मैं इसे कहीं भी यूज कर सकता हूं, लेकिन मैं इसे सीजीएसटी के लिए पहले यूज कर रहा हूं, यूज मैं एसजीएसटी के लिए भी कर सकता था। तो पहले 2160 में से 1296 यहां यूज किया, बाकी बचा हुआ 864 मैंने एसजीएसटी के लिए यूज किया, बाकी मैंने कैश जमा करा दिया। अब अगर मेरे से कोई रेवेन्यू स्टेटमेंट पूछे कि क्या क्या सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगा, तो मैं रेवेन्यू स्टेटमेंट बनाई, सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या मिलेगा, दिल्ली गवर्नमेंट को क्या मिलेगा और यूपी गवर्नमेंट को क्या मिलेगा। ये मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली और यूपी गवर्नमेंट को क्या मिलेगा यहां बनाया। एक्स ने सेंटर को 900 जमा कराए और स्टेट एसजीएसटी मतलब दिल्ली को 900 जमा कराए, तो हमने लिखा एक्स ने 900 सेंटर को, एक्स 900 दिल्ली को। अब जरा ए की बात करें, ए ने आईजीएसटी सेंटर लगाती थी, ये सेंटर लगाती थी, सेंटर को कितने जमा कराएगा 360, तो यहां पर ए ने सिर्फ सेंटर को 360 जमा कराएगी, 360 जमा कराएगा। अब इसके बाद जरा बात करें बी की, बी ने सेंटर को तो कुछ नहीं जमा कराया, एसजीएसटी जो कि यूपी गवर्नमेंट को कितना जमा कराया 432, तो बी ने 432 जमा कराया यूपी गवर्नमेंट को। ठीक है जी, यहां तक हमने पहले इतना लिख लिया। अब इसके बाद जरा ध्यान से सुनना, मेरा लास्ट इनवॉइस बताता है कि सेंटर को 1296 मिलने चाहिए, स्टेट मतलब यूपी गवर्नमेंट को 1296 मिलने चाहिए, क्योंकि ये यूपी में कंज्यूम हो रहा है, दिल्ली गवर्नमेंट को कुछ नहीं मिलना चाहिए, इसलिए क्योंकि ये डेस्टिनेशन बेस्ड कंजप्शन टैक्स है, जहां कंज्यूम हो रहा है उस गवर्नमेंट को मिलना चाहिए। ये मेरा लास्ट इनवॉइस बताता था सेंटर को 1296 मिलना चाहिए, स्टेट को 1296, स्टेट कौन सा, यूपी, दिल्ली को कुछ नहीं मिलना चाहिए, लेकिन अगर मेरी रेवेन्यू स्टेटमेंट जो अभी तक बनी है उसके साथ से दिल्ली को 900 मिल रहे हैं और यूपी को 432 मिल रहे हैं, जो कि गलत है। यहां पर क्या होना चाहिए, यूपी को 1296 मिलने हैं, ये हम करेंगे, इसको 1296 ही मिलेगा यूपी गवर्नमेंट को, और सेंटर को 1296 मिलेगा, दिल्ली को कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि दिल्ली में कंज्यूम नहीं हुआ। तो अब वो करना है उसके लिए। हाँ जी, अब हम यहां पर देखेंगे जो यूटिलाइजेशन हुआ, आईजीएसटी सेंटर का, सीजीएसटी भी सेंटर का, सेंटर को सेंटर के लिए यूज कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सेंटर का आईजीएसटी पे करने के लिए हम दिल्ली जीएसटी यूज कर रहे हैं, तो जो यूज कर रहे हैं वो होगा कम, तो दिल्ली जीएसटी माइनस होगा, किसको मिलेगा, सेंटर को, तो जिसका यूज कर रहे हैं वो कम होगा, जिसको पे कर रहे हैं वहां पे उसको मिलेगा। तो यहां से हम ट्रांसफर करेंगे, दिल्ली से ट्रांसफर होगा कहां पर, सेंटर को, तो दिल्ली से हम माइनस करेंगे 900 और सेंटर में हम प्लस करेंगे 900, दिल्ली में हमने माइनस किया 900 और सेंटर में प्लस किया 900, हम क्या बोलेंगे, ट्रांसफर फ्रॉम दिल्ली टू सेंटर गवर्नमेंट, ठीक है जी। अब लास्ट ये वाला देखेंगे,
एक बार सर फिर बता दें, यहां पर हम बात कर रहे हैं, यहां हम ट्रांसफर जिसको यूटिलाइज कर रहे हैं उसके यहां से कम होगा। दिल्ली जीएसटी को यूज कर रहे हैं तो यहां से कम होगा, तो दिल्ली से माइनस होगा और सेंटर को प्लस होगा, ठीक है जी, जिसको मिल रहा है। ऐसे ही सेंटर के लिए हमने आईजीएसटी यूज किया था, ये भी सेंटर, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यूपी जीएसटी को पे करने के लिए मैंने आईजीएसटी यूज किया, तो आईजीएसटी सेंटर का यूज किया तो सेंटर यहां से कम होगा, किसको मिलेगा, यूपी को मिलेगा। तो हम 864 सेंटर के यहां से कम करेंगे और यूपी में प्लस करेंगे। सेंटर के यहां से 864 माइनस करेंगे, यूपी में प्लस करेंगे, ट्रांसफर फ्रॉम सेंटर टू यूपी। अब अगर आप टोटल करेंगे नेट तो दिल्ली को 0 मिला और सेंटर को 1296, यूपी को 1296, ठीक है जी। ये हुई हमारी रेवेन्यू स्टेटमेंट। चलते हैं आगे, मैं मानता हूं समझ में आ गया होगा, रिवीजन चल रहा है जी, ये तो आपने कर ही रखा है। तो मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन से साथ में हमारा ये सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट जो ट्रांसफर वाला था, ये वाला पॉइंट भी हो गया, ठीक है जी। अब इसके बाद आते हैं जीएसटी कॉमन पोर्टल पर। हाँ जी, जीएसटी www.gst.gov.in, ये क्या है, ये वो वेबसाइट है जो मैनेज कर रहा है जीएसटी, इसे बोला जाता है कॉमन पोर्टल। कॉमन पोर्टल क्यों बोलते हैं, सेंटर और स्टेट दोनों इसी को ही यूज कर रहे हैं, इसी को यूज कर रहे हैं। इस पर क्या हो सकता है, पहले क्या होता था, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराना है, मेरी दुकान कहां पर है, मेरी दुकान दिल्ली में है, हरियाणा में, गुड़गांव में है और नोएडा में भी है। तो मैं अपने मेरे को हर स्टेट में एक रजिस्ट्रेशन कराना है, मेरी टर्नओवर क्रॉस कर गई तो मेरे को हर स्टेट में एक रजिस्ट्रेशन कराना है। मैंने अपने कंसल्टेंट को बोला, भाई जा भाई रजिस्ट्रेशन करा के आ। जीएसटी से पहले वो जाता था दिल्ली डिपार्टमेंट में गया, वहां पे कुत्ता बैठा, उसको काट लिया। अब इंजेक्शन लगवाने पड़ रहे हैं 14, किसको, कुत्ते को क्या उस कंसल्टेंट को, वो डॉक्टर जानेगा। अब वो ठीक होके आया, अब उसके बाद वो कहां जा रहा है जी, अपना यूपी में, वहां पर नोएडा में जा रहा है, मेरी दुकान वहां पे भी है, वहां यूपी डिपार्टमेंट में जा रहा है रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। वहां गया, वहां पे उनको किडनैप कर लिया गया। वहां मिलने कितने, 5,000 10,000 हमारे से, 10 लाख रुपए उसके घर से मांगे जा रहे हैं जो जिन्होंने किडनैप किया है। तो अब उसके बाद वहां से जैसे कैसे छूट के आया, मैंने कहा काम करेगा, कहता हाँ। मैंने कहा जा गुड़गांव जा, वहां पे भी मेरा रजिस्ट्रेशन करा के, वहां जा रहा था, वहां पे रोडवेज की बस ने उड़ा दिया उसको। तो पहले ये काम बड़ी दिक्कत थी उसको, वो मैन्युअली जाना पड़ता था। अब ऐसे नहीं है, मैन्युअली नहीं है, आपको gst.gov.in इस वेबसाइट को ओपन करना, ये पोर्टल है, यहां सर्विसेज में जाइए, रजिस्ट्रेशन यहां करा लो जी। रिटर्न भी आप यहां से सबमिट कर सकते हैं। और क्या करना है आपको, आप रिफंड लेना चाहते हो यहीं से रिफंड ले सकते हो, आपको टैक्स की पेमेंट करनी है यहीं से चालान क्रिएट करो जी। तो आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है, अलग अलग स्टेट में, यहीं से कहीं भी बैठे हो, ये भी जरूरी नहीं कि उस स्टेट में बैठे हो, वेबसाइट तो कहीं से भी एक्सेस हो सकती है। तो आप कहीं भी बैठे हो, आप यहां से रजिस्ट्रेशन, रिटर्न, रिफंड, सब कुछ, पेमेंट, टैक्स पेमेंट सब कुछ कर सकते हो, ठीक है जी। तो आएंगे वापस, तो अब जीएसटी पोर्टल से क्या हो सकता है, रजिस्ट्रेशन हो सकता है, रिटर्न फाइल हो सकती है। आईजीएसटी का सेटलमेंट, भाई आईजीएसटी इक्वल टू सीजीएसटी प्लस आईजीएसटी, सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलना है, आईजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट को मिलना है, तो ये सेटलमेंट भी इस पोर्टल से हो जाएगा। नेक्स्ट, ये जो टैक्स जमा होता है वो जमा होता है बैंक में, तो बैंक से वो पैसा हमारे पास आया कि नहीं आया, ये इस पोर्टल से ही पता लग जाएगा, इस पोर्टल से पता लग जाएगा। हाँ जी, इसमें मैंने क्या लिखा है, यहां देखेंगे, सप्लायर जब माल बेचता है तो इसकी सेल की डिटेल फाइल करता है जीएसटीआर 1 में। जीएसटीआर 1 में जितने भी सेलर है, हर बंदा अपनी सेल करेगा, वो कहां डालेगा, जीएसटीआर 1 में। अब इसकी परचेज बायर को कहां से ले जाएगी, 2A या 2B में। 2B में उसको आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट दिखेगा। आईटीसी के लिए मैं यूज कर रहा हूं, इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए मैं वर्ड यूज करूंगा आईटीसी। तो जो भी आपने परचेज करे अपने सेलर से, वो आपको 2A में दिख रही है, उसका क्रेडिट कहां दिख रहा है, परचेज पे जो टैक्स दिया वो आपको 2A में दिख रहा है। मान लीजिए आपने 1 लाख का जीएसटी देना है, तो आपको परचेज में 70,000 दिख रहा है, तो 30,000 क्या करोगे, बाकी कैश से जमा करा देंगे, वो 3B में शो कर देंगे, तो इसके बाद ये रिटर्न में शो कर देंगे इस 3B में। तो इसमें हमने टैक्स नहीं जमा कराया था पहली में, जीएसटी 1 में, इसमें हमने सेल की डिटेल दी थी। बिल वाइज डिटेल देनी है अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई कर रहे हैं, जिसे हम B2B सप्लाई करते हैं। अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करें तो टोटल भी दिखा सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट हम रिटर्न के चैप्टर में करेंगे। तो जीएसटी 1 में सेल की डिटेल जाती है, या आप सर्विस देना तो सर्विस की डिटेल जाती है, बिल वाइज जाती है। बिल वाइज क्यों, क्योंकि परचेजर इसका क्रेडिट ले पाए, तो उसको 2 या 2B में तभी दिखेगा जब आप बिल वाइज शो करेंगे। इसके बाद आप 3B में फिर जो आपका सेल, इस जीएसटी 1 से टोटल सेल टैक्स यहां पे आ जाता है, जो सेल पे टैक्स है, और परचेज का आईटीसी यहां से 2B से यहां पर आ जाता है। नेट आप जमा करो, नेट आप जमा करो, ठीक है जी। ओके, अब अगर आपने परचेज का क्रेडिट ले लिया है लेकिन सेलर ने वो टैक्स नहीं जमा कराया है, तो आपको करना पड़ेगा, नेक्स्ट पेज देखेंगे, रिवर्स करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा, ठीक है जी। ये आपको रिवर्स करना पड़ेगा, ये आपको रिवर्स करना पड़ेगा। और अगर उसने फिर पे कर दिया तो आप दोबारा क्लेम कर सकते हैं जी, दोबारा क्लेम कर सकते हैं। ओके,
और ये कुछ MIS रिपोर्ट्स भी पोर्टल बना के देता है गवर्नमेंट को, जिसके बेसिस पर डिसीजन लेती है कि गवर्नमेंट की किन पे टैक्स के रेट कम करने हैं या कहां पर रेड मारनी है अगर वहां से रेवेन्यू कम आ रही है तो। ठीक है जी। फिर इसके बाद नेक्स्ट है जी GST एंड ASP। ये क्या है जी? हाँ जी, शुरू शुरू में GST पोर्टल पर अपलोड करने में लोगों को दिक्कत भी आ रही थी। तो अगर मानिए कंपनी जिसके एक दिन में 1 लाख बिल कट जाते हैं तो उसके 30 दिन में, महीने में तो उसके 30 लाख से ज्यादा बिल है, तो उनके लिए एप्लीकेशन बनानी पड़ेगी। तो ये क्या करेंगे, GST ASP जैसे टैली है, ये ऐसा लिंक क्रिएट करेंगे जिससे वो उनके सॉफ्टवेयर में जो भी बिल वाइज डिटेल है वहां से उठाए और GST रिटर्न तैयार कर दे। नहीं तो GST रिटर्न बिल वाइज डिटेल बनानी हो, 30 लाख बिल अगर आपको एक बार डालने हर महीने में, पगला जाएंगे। तो कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होनी चाहिए, ये वो डेवलप करेंगे। फिर ये हेल्प करेंगे इस GST पोर्टल पर अपलोड करने के लिए। GST कंपनसेशन सेस मैं आपको बता चुका हूं, इससे जो पैसा कलेक्ट होगा उन स्टेट्स को मिलेगा जिनको GST आने की वजह से नुकसान हुआ। ओके, अब हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करेंगे। इसके लिए हम कहां पर आते हैं, ये बेनिफिट्स ऑफ GST नहीं, यहां पर आएंगे आप। जो फास्ट ट्रैक वाले बच्चे हैं वो 1.5 पे आए, मेन बैच वाले बच्चे ऊपर देख ले 1.18 पर, मेन बैच 1.18 पर, मेन बैच 1.18 पर और फास्ट ट्रैक वाले 1.5 पर। क्या GST लाने के लिए अमेंडमेंट करनी पड़ेगी? GST लाने के लिए संविधान में अमेंडमेंट करनी पड़ी और उस अमेंडमेंट एक्ट का नाम है 101 अमेंडमेंट एक्ट 2016। इसमें हमने पहले GST की डेफिनेशन लिखी कि GST सप्लाई ये टैक्सेबल एलिमेंट है जिस पर लगेगा, ये गुड सप्लाई करी उस पे लगेगा, सर्विस की सप्लाई करी उसकी तो लगेगा, या बोथ की सप्लाई करी, बोथ जैसे मैं आपको कोचिंग की सर्विस प्लस नोट्स दे रहा हूं तो गुड्स प्लस सर्विस दे रहा हूं, तो आप इस पे क्या लगाएं, सर्विस मान के टैक्स लगाएं या गुड्स मान के टैक्स लगाएं? ये जवाब आपको मिलेगा सप्लाई के चैप्टर में सेक्शन 8 या शेड्यूल 2 से। जैसे शेड्यूल 2 में रेस्टोरेंट के लिए, रेस्टोरेंट दोनों काम कर रही थी उसको सर्विस मान दिया था, यहां इसका जवाब सेक्शन 8 में लिखा हुआ है। कह रहे कि बच्चे आपके पास क्या करने आए थे, नोट्स परचेज करने आए थे, कैसे कोचिंग की सर्विस लेने आए थे? मैंने कहा कोचिंग की सर्विस लेने आए थे, तो बोले पूरे को आप सर्विस मान लो, दोनों को सर्विस मान लो, सर्विस का रेट लगा दो। तो अगर बोथ की सप्लाई है तो डिटरमाइन करना पड़ेगा सर्विस है कि गुड्स है, वो सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग डिटरमाइन करेंगे। सेक्शन 8 हमारे चैप्टर 3 में आएगा, जिसके मैंने आपको आइडिया दिया। सेक्शन 8 कहता है अगर कंपोजिट सप्लाई है तो जो प्रिंसिपल सप्लाई है, मुख्य सप्लाई कौन सी थी यहाँ पर, सर्विस की, तो हमने दोनों को सर्विस मान लिया। नेक्स्ट, सर्विस का मतलब जो गुड्स नहीं हो सर्विस है। स्टेट, जो स्टेट है वो तो है, इसके अलावा 3 यूनिट स्टेट माना जाएगा जिनका अपना लॉ है, जैसे कि दिल्ली, पुडुचेरी और JNK। ठीक है, अब इसके बाद, हाँ जी, इसके बाद एक आर्टिकल 248 था, उसमें ये लिखा हुआ था अगर स्टेट कहीं भी कुछ नहीं लिखा हुआ तो सेंटर उसके ऊपर कानून बनाएगी। उसके लिए एक एंट्री 97 थी, अगर कहीं भी कुछ नहीं लिखा हुआ तो सेंटर उसके लिए कानून बना सकते हैं। मतलब GST बिना कोई अमेंडमेंट के लेके आना होता संविधान में तो सेंट्रल गवर्नमेंट एंट्री नंबर 97 का यूज करके लगा सकती थी, लेकिन वो वाला टैक्स सिर्फ सेंटर ही लगाती। जैसे सर्विस टैक्स इंडिया में आया, उस समय सर्विस टैक्स लगाने के लिए संविधान से पावर नहीं थी। तो ये संविधान क्या होता है एक बार इसके बारे में बता दें। हाँ जी, क्या ऐसा कोई कानून है कि भारत सरकार बोले अगर आपको गर्लफ्रेंड बनानी है, किसी लड़की से बात शुरू करनी है, तो आपको 5 लाख रुपए टैक्स हमारे पास जमा कराना पड़ेगा। अब हक करना है तो 10 लाख रुपए पहले हमारे पास टैक्स जमा करा के जाओ। ऐसा कोई कानून है? कानून ऐसा बन सकता है? कानून बन सकता है, उसके लिए संविधान की पावर चाहिए, फिर वो टैक्स भी ले सकते हैं आपसे। अभी ऐसा नहीं है, अगर उनको ऐसा कानून बनाना तो संविधान से पावर चाहिए। संविधान में पावर है तो टैक्स लग पाएगा, वो लॉ बन पाएगा, नहीं तो लॉ नहीं बन पाएगा। ऐसे GST लगाने के लिए पहले GST लॉ बनाना पड़ेगा, वो कहां से पावर चाहिए? संविधान से, कॉन्स्टिट्यूशन से। तो अभी ऐसे हम GST की बात करें, संविधान से पावर चाहिए थी, GST में पावर नहीं थी। GST सिर्फ सेंटर गवर्नमेंट लगाना चाहती तो तब तो पावर थी, लेकिन सेंटर स्टेट दोनों मिलकर गुड्स एंड सर्विस पे लगाना चाहते थे, CGST और SGST, तो इसके लिए पावर नहीं थी, तो इसके लिए अमेंडमेंट करनी पड़ी। तो उन्होंने लिखा इंट्रास्टेट सप्लाई पर पार्लियामेंट और स्टेट दोनों मिलकर एक्ट बनाएंगे, जो हम बात कर चुके हैं, CGST एक्ट और SGST एक्ट बना है। इंट्रास्टेट सप्लाई पर पार्लियामेंट की एक्सक्लूसिव पावर है, जो हम बात कर चुके हैं, IGST एक्ट बना है। 5 पेटेंट एक्ट, इन पर GST फ्यूचर डेट से आएगा, अभी नहीं आया हुआ, ये भी हम बात कर चुके हैं। ये बात कहां लिखेगी? आर्टिकल 246A में। GST के अलावा बाकी जितने टैक्सेस हैं वो लगते हैं आर्टिकल 246 रेड विद शेड्यूल 7, लेकिन GST जो लगता है वो आर्टिकल 246A से लगता है। ठीक है यहां तक जी। इसके बाद नेक्स्ट, जो अब हमें जरूरत नहीं है GST आने के बाद, उनको हमने हटा दिया, जैसे सर्विस टैक्स की एंट्री को हटा दिया, सर्विस टैक्स का आर्टिकल हटा दिया, जो
जिन पे हमें टैक्सेस नहीं लगाने थे वो वाली एंट्रीज हमने हटा दी, या जैसे एक्साइज हमें लगानी थी टोबैको और 5 प्रोडक्ट पर, हमने एंट्री 84 को चेंज कर दिया। इसमें एक्साइज पहले सभी गुड्स की लगती थी तो हमने वो चेंज कर दिया। वैट हमें सभी प्रोडक्ट्स पे लगाते थे, हमने एंट्री 54 को चेंज कर दिया, वो अल्कोहल और 5 प्रोडक्ट पर लगेगा। एंटरटेनमेंट के लिए चेंज कर दिया, स्टेट गवर्नमेंट नहीं लगा सकती, म्युनिसिपैलिटी लगा सकती है। ठीक है जी। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं थोड़ा सा जीएसटी काउंसिल के बारे में। कोई भी जीएसटी में बदलाव कुछ बनाना है, कोई चेंज करना है, जीएसटी काउंसिल के बिना नहीं हो सकता, पत्ता नहीं हिल सकता। जीएसटी काउंसिल कौन है जी? सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर है। एक बार दिखाऊं मैं आपको जीएसटी काउंसिल। हाँ जी, ये इसकी चेयर पे कौन बैठेगा? जो भी सेंटर का यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होगा। इस समय है निर्मला सीतारमण। क्या स्टेट के भी फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं? जी हाँ, स्टेट के भी फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। जैसे पुराने स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर की अगर मैं बात करूं तो वो जैसे दिल्ली में मनीष सिसोदिया अभी भी वही है, लेकिन वहां पर चेंज हो गए हैं जी। बिहार में पहले सुशील मोदी थे, ऐसे उत्तराखंड के सतपाल महाराज। तो ये क्या है जी, स्टेट के हर स्टेट से एक बंदा आएगा। सेंटर की तरफ से कौन आ गया है? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। ऐसे स्टेट का भी फाइनेंस मिनिस्टर जनरली होगा। अगर कम पढ़ा लिखा तो कोई और आ जाएगा उसकी जगह, नहीं तो स्टेट का भी फाइनेंस मिनिस्टर जनरली आएगा। हर स्टेट से एक, चाहे बड़ा स्टेट है तब भी एक आएगा, छोटा स्टेट है तो भी एक आएगा। तो 28 स्टेट थे प्लस 3 यूटी जिन्हें हमने स्टेट माना, तो टोटल हो गए 31 बंदे यहां से आएंगे। तो 31 बंदे यहां से आगे, एक ये चेयर पर्सन है। ये जो अब 31 है, इनके बिहाफ पे एक यूनियन का ही इनके बिहाफ पर एक यूनियन का स्टेट मिनिस्टर अपॉइंट होगा इनके बिहाफ पर। तो सेंटर के हो गए 2, तो ये स्टेट के हो गए 31, टोटल कितने हो गए? 33। अगर कोई मीटिंग करनी है, अब कोई पहले एजेंडा आएगा। अब मान लो कोई जीएसटी का रेट बढ़ाना है, जैसे बीच में एक अफवाह आई थी कि जो भी शमशान में कार्यक्रम, ये जो अंतिम कार्यक्रम कराते हैं उसके चार्जेस पे जीएसटी आ गया। ऐसा था नहीं, फैक्ट चेक में पाएगा, था नहीं। मान लेते यही एक एजेंडा ले लेते हैं, ये एजेंडा अब लेके आना है। अब इस एजेंडा में पहले मीटिंग करनी पड़ेगी। मीटिंग कब हो सकती है? 33 बंदे हैं, 33 में से कम 17 है, मतलब मिनिमम कोरम चाहिए 50% का। ये 33 में से 17 आएंगे तो ही मीटिंग हो पाएगी, नहीं तो नहीं हो पाएगी। अब डिसीजन कब लिया जाएगा? जब 75% मेजोरिटी होगी। 75% मेजोरिटी। इसमें सेंटर की जो है ये 1/3 है, इनटू में 2/2, ये 2 बंदे थे ना, तो ये 33.33% हो गया। अब जो बाकी स्टेट की है वो है 2/3। एक बार हम मानते हैं सारे के सारे आए, तो अब सेंटर क्या चाहती थी? सेंटर चाहती थी, मान लीजिए वो चाहते 18% जीएसटी का रेट लगाना। क्या अकेले सेंटर ये रेट बढ़ा सकती है? इस मीटिंग में डिसाइड कर सकती है? नहीं। सेंटर की पावर है 33.33% और चाहिए 75%, नहीं कर सकती। हाँ जी, सारे स्टेट इकट्ठे मिलके चाहें कि जीएसटी खत्म कर दिया जाए, क्या वो कर सकते हैं? स्टेट का कितना है जी? 66.67%, 75% नहीं बना, इसका मतलब नहीं कर सकते। इसका मतलब सेंटर को तो साथ में मिलाना ही पड़ेगा। अकेले सेंटर कुछ नहीं कर सकती, स्टेट्स को साथ में कुछ मिलाना पड़ेगा, क्योंकि सेंटर की 33.33% है। अब कम से कम 20 स्टेट उनके फेवर में डिसीजन दें। सेंटर जो चाहती है वही 20 स्टेट को अपने साथ मिलाना पड़ेगा, तब 43% बनता है इनका। 43 प्लस 33.33, ये 76 बन गया। तो 75% से ऊपर हो गया, तब डिसीजन लिया जा रहा है। ये मैं मान रहा हूं कि सारे के सारे स्टेट्स आए थे। तो अगर सारे के सारे स्टेट्स नहीं आए तो अभी बताता हूं। ये जो हम वोटिंग कर रहे हैं, ये वेटेड एवरेज है। सेंटर का 33.33%, स्टेट का 66.67%। तो हमने इस 2/3 को डिवाइड किया 31 से, तो एक स्टेट की वोटिंग है 2.15। तो 2.15 को हमने 20 स्टेट से मल्टीप्लाई किया, तो ये 43% वोटिंग निकल कर आ रही है। ठीक है। अच्छा, इसको मैं अगर समझाऊं, सारे स्टेट नहीं आते हैं तो हम कैसे निकालेंगे? यहां जैसे मैंने आपको लिखवाया था। हाँ जी, सेंटर की वोटिंग होगी 33.33%, 2 बंदे इनके। अब स्टेट्स के लिए देखेंगे। स्टेट्स के लिए मान लीजिए 20 टोटल स्टेट आए, 20 टोटल स्टेट आए, उनमें से 15 इसके साथ सेंटर के साथ है। 20 आए, पहले तो ये देख लो मीटिंग हो सकती है कि नहीं हो सकती। मीटिंग करने के लिए 17 चाहिए, सेंटर और स्टेट मिलाकर 20 ये आ गया, 2 वो है, 22 तो है, तो हो सकती है मीटिंग हो सकती है। अब डिसीजन, हाँ जी, 66.67 ये स्टेट गवर्नमेंट का वेटेड एवरेज वोट था। अब इसका हम निकालेंगे कैसे? 15/20, 15 जो स्टेट फेवर में बोल रहे हैं सेंटर के, डिवाइडेड बाय 20 जितने स्टेट्स आए। तो अब आप निकालेंगे, प्लस इसमें ऐड करेंगे 33.33, ये 50% हो गया। 50 ये हो गया, प्लस 33 ये हो गया, तो 75% ऊपर हो गया। तो 50 प्लस 33.33, अगर तो ये 75 से ऊपर हो गया, डिसीजन लिया जा सकता है। अगर 5 स्टेट ही फेवर में डिसीजन दे
तो फिर नहीं हो सकता, फिर वो सेंटर और स्टेट मिलाकर 75% से कम हो जाएगा। ठीक है जी, ये हो गया हमारा जीएसटी काउंसिल का। अब इसके बाद हाँ जी, इसमें ये तो बाकी बातें ये देखेंगे। एक आर्टिकल 270 ये कहता है सेंटर जितने भी टैक्सेस लगाती है उसको स्टेट्स को बांटना है, जितना फाइनेंस कमीशन बोलेगी। अभी बोल रखा है 41% स्टेट्स को बांटना है। जैसे इनकम टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, सीजीएसटी, ये जो कलेक्ट हो रहा है ये सेंट्रल गवर्नमेंट को अपने पास नहीं रखना, 41% स्टेट्स को बांटना है। लो आईजीएसटी है, ये सीजीएसटी और एसजीएसटी के बराबर है, तो इसको कैसे बांटना है, जीएसटी काउंसिल रेकमेंड करेगी। जीएसटी काउंसिल के बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है जी, जीएसटी कंपनसेशन सेस बता चुके हैं, ये इसकी डेट एक्सटेंड की गई है 31 मार्च 26 तक। ठीक है जी, और ये उन स्टेट को यहां से मिलेगा जिनको जीएसटी आने की वजह से नुकसान हो रहा है। ठीक है जी। अच्छा, अब इसके बाद आ जाइए, जो हमारा बचा था, अब सिर्फ बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी बचा। ये हमारा ये अच्छा, जीएसटी काउंसिल के काम क्या क्या हैं, ये आ सकता है आपके पास। एक बार जीएसटी काउंसिल के क्या काम है ये दिखा रहा हूं मैं आपको। हाँ जी, जीएसटी काउंसिल के क्या काम है ये दिखाने जा रहा हूं मैं आपको, जरा देखेंगे आप। मेन बैच बच्चों की बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी पे रहना, आप पेज नंबर 1.18 पे रहो, काम यहां से देख लो, आपके पास लिखे हुए हैं। ठीक है, ये काम क्या है जी जीएसटी काउंसिल के। जब ये जीएसटी लॉ बनाना था, जैसे अब आगे हम पढ़ेंगे सेक्शन 1, 2, 3, 4 ये बनाने थे, क्या इसका ड्राफ्ट मॉडल लॉ सेंटर वाला या स्टेट वाला, क्या इन्होंने ही बना कर दिया था? हाँ। कौन से टैक्सेस जीएसटी में मर्ज करने थे? एंट्री टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स, वैट, एक्साइज, ये किसने, क्या ये लिस्ट भी इन्होंने ही काउंसिल ने रेकमेंड करी थी? हाँ, क्योंकि सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर डिसाइड कर रहे थे। ठीक है, कौन से गुड्स और सर्विसेज जीएसटी से एग्जम्प्ट रहेंगे, इसकी लिस्ट भी क्या जीएसटी काउंसिल रेकमेंड करेगी? जी, जीएसटी में कोई भी चेंज होना, रेट या कोई सेक्शन या कोई रूल या कोई फॉर्म, जीएसटी काउंसिल पहले मीटिंग करती है, सेंटर भी आती है, स्टेट भी आती है, एजेंडा पहले फिक्स होता है, दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं, 75% मेजॉरिटी से वो रिकमेंडेशन बनती है। ठीक है, वो रिकमेंडेशन बनती है, लो नहीं। अच्छा, फिर इसके बाद थ्रेशोल्ड लिमिट, ये 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख रजिस्ट्रेशन की लिमिट, क्या ये भी ये काउंसिल ने ही मिलकर डिसाइड किया? जी हाँ। जीएसटी के रेट्स क्या होंगे, 5, 12, 18, 28, ये भी सेंटर, ये जीएसटी काउंसिल ने डिसाइड किया। जी हाँ। स्पेशल कैटेगरी स्टेट जैसे मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, गलीमंडलम, नाग, इनके लिए 10 लाख की रजिस्ट्रेशन की लिमिट होगी, क्या ये भी जीएसटी काउंसिल ने रेकमेंड किया? जी हाँ। किस डेट से 5 पेट्रोल ड्रग पर जीएसटी आएगा, क्या ये भी जीएसटी काउंसिल ने रेकमेंड करना है? जी हाँ। तो जीएसटी काउंसिल जो दे रही है, ऊपर हमने मैटर की रिकमेंडेशन है। अब रिकमेंडेशन कानून नहीं है, अब कानून बनेगा। कानून बनाने के लिए अगर कोई सेक्शन लॉ को चेंज करना तो पार्लियामेंट करेगी, कोई रूल्स को चेंज करना है, रूल्स को चेंज करना तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के थ्रू करेगी, कोई नोटिफिकेशन एग्जामिनेशन का इशू करना है सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, ऐसे स्टेट का है तो स्टेट गवर्नमेंट करेगी, और कोई सर्कुलर इशू करना तो सीबीआईसी करेगी। मतलब जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन को ये लोग इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ये लोग इंप्लीमेंट कर रहे हैं। चलते हैं आगे। इसके बाद बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी। जीएसटी के बेनिफिट्स क्या हैं जी? इसमें इकोनॉमी सेट कर दी। ई फॉर इकोनॉमी को बेनिफिट क्या है? एस फॉर सिंपल टैक्स स्ट्रक्चर है, और फिर इजी टैक्स कॉम्प्लायंस है, और लास्ट ट्रेड इंडस्ट्री के लिए क्या बेनिफिट है, मैं मोटा मोटी तौर से बताता हूं। जीएसटी आने से पहले क्या था जी? जीएसटी आने से पहले 31 मार्केट थी, 28 स्टेट, 3 यूटी जिनको स्टेट मानते हैं, तो हर स्टेट के अलग अलग मार्केट। मतलब क्या? मतलब ये कि अलग अलग प्रोडक्ट का अलग अलग रेट था, क्योंकि हर स्टेट अपनी अलग अलग वैट रेट चार्ज कर रहा था। अब जीएसटी में ऐसा नहीं है। जैसे आप दारू की अगर हम आज बात करें कि हर स्टेट में अलग अलग रेट है, दिल्ली में सस्ती मिल रही है, हरियाणा में महंगी है, तो हर यूपी में महंगी हो तो वो कहां पहुंच जाते हैं? दिल्ली में। चलो वहां से आज तेरा भाई गाड़ी चलाएगा, आज हम वहां से लेके आते हैं दारू। तो क्या जीएसटी आने से पहले बाकी प्रोडक्ट्स में भी यही कहानी थी, भाई गाड़ी चला के जाता था? जी, पहले यही कहानी थी, अब ऐसा नहीं है। दूसरा, पहले अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात करी थी, रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कहां जा रहे हैं? दिल्ली, यूपी, हरियाणा, अलग अलग मैनुअल वहां पे जमा रजिस्ट्रेशन कराने जा रहे हैं। फॉर्म नंबर भी अलग था, डिटेल साथ में जो अनेक्जर लगाने थे वो, साथ में कोई एड्रेस प्रूफ लगा रहे हैं वो भी अलग अलग थी। लेकिन अब ऐसा है कि नहीं, अब कॉमन है। अब आपको जीएसटी पोर्टल पर जाना है, वहां से आप रजिस्ट्रेशन कराओ, रिटर्न कराओ, रिफंड, ये प्रोसीजर सेम है सारे स्टेट्स के लिए। फॉर्म नंबर भी सेम है, फॉर्म नंबर भी सेम है। अच्छा, क्योंकि जीएसटी का रेट कॉमन है तो क्या नेशनल लेवल पे मार्केट की रेट होगी? जी, पहले 31 मार्केट थी, अलग अलग स्टेट, अलग अलग मार्केट थी, क्योंकि अलग अलग प्रोडक्ट पे अलग अलग रेट है, तो अलग अलग मार्केट थी गुड्स की। तो अब क्या है, एक ही रेट है। ठीक है। अच्छा, दूसरा,
प्रोडक्ट की कॉस्ट कम होगी। तो मैंने आपको दिखाया था क्या, मैंने आपको दिखाया था कि अब हमने एक डिब्बे में डाल दिए थे सारे के सारे टैक्सेस। जब हमने इस डिब्बे में डाले तो उससे पहले क्या हो रहा था, हमें एंटरटेनमेंट टैक्स, ऑक्ट्रॉय, इनका क्रेडिट नहीं मिल रहा था, अब इनका क्रेडिट मिलेगा। पहले सर्विस प्रोवाइडर को वैट का क्रेडिट नहीं मिलता था, अब उसका क्रेडिट मिलेगा। ठीक जी। ट्रेडर को एक्साइज का क्रेडिट नहीं मिलता था, अब क्योंकि हमने इस डिब्बे में डाल दिया और इस डिब्बे का नाम रखा हमने जीएसटी, और जीएसटी का क्रेडिट मिलता है, तो जो क्रेडिट नहीं मिल रहे थे वो क्रेडिट मिलने लगेंगे। या पहले क्या होता था, जैसे ये चेन है, मैन्युफैक्चरर ने बेचा तो यहां एक्साइज लगती थी, इसके बाद एक्साइज लग नहीं रही तो यहां पे एक्साइज का क्रेडिट नहीं मिलते थे, तो ये कॉस्ट में ऐड हो जाता था। फिर वैट लग रहा तो वो टैक्स पे टैक्स लगता था, कास्केडिंग होता था, अब वो कास्केडिंग नहीं होगी तो इससे क्या होगा, टैक्स की कॉस्ट कम होगी और गुड्स की कॉस्ट कम होगी। गुड्स की कॉस्ट कम होने की वजह से क्या होगा, गुड्स की कॉस्ट कम होने की वजह से क्या होगा जी, प्रोडक्ट की कॉस्ट कम होने से यहां इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ेगा, प्रोडक्ट की कंपिटिटिवनेस बढ़ेगी, एक्सपोर्ट बढ़ेगी, यहां पर इन्वेस्टमेंट आएगी इंडिया में, उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। तो यहां देखेंगे हम बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमी में बोल रहे हैं। अब अगर आप अपनी दुकान खोल रहे हैं कहां पर, मान लीजिए राजस्थान में, तो वहां पर जीएसटी ग्रेड 18 है। आप अपनी दुकान खोल रहे हैं कहां पर, मुंबई में, वहां पर भी जीएसटी ग्रेड 18 है। तो ये अलग अलग रेट नहीं है, रजिस्ट्रेशन रिटर्न फॉर्म नंबर सेम है जी। और ये नहीं कि वहां जाके रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, यहाँ पोर्टल पे जहां बैठे हो आप, हरियाणा में बैठा हो, वहीं से बैठे बैठे मुंबई में रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म भर सकता हूँ, रिटर्न का फॉर्म भर सकता हूं मैं यहां से। ठीक है जी। तो एक नेशनल मार्केट क्रिएट हो रही है क्योंकि रेट सेम है। कॉमन मार्केट क्रिएट हो रही है क्योंकि कॉमन टैक्स रेट है, प्रोसीजर कॉमन है, अलग अलग फॉर्म नहीं है। ठीक है। ये इसमें क्या हो रहा है, बूस्ट मिल रहा है मेक इन इंडिया को, और क्योंकि प्रोडक्ट की कॉस्ट कम हुई तो इससे क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट आई इंडिया में, इन्वेस्टमेंट आई तो जॉब्स क्रिएट हुई। तो ये हुआ हमारा जीएसटी के बेनिफिट्स। ठीक है जी, ये हुआ हमारे जीएसटी के बेनिफिट्स। यहां हमारा ये चैप्टर नंबर 1 रिवीजन कंप्लीट होता है। अब हमारे चैप्टर नंबर 2 पर, हाँ जी, चैप्टर नंबर 2 एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आ रहे हैं जी। आ जाएंगे फटाफट से पेज नंबर 2.1 पर, पेज नंबर 2.1 पर आ जाएंगे फटाफट से। हाँ, सबसे ऊपर कौन होता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री, इसके नीचे होता है बोर्ड, बोर्ड के नीचे हम कुछ ऑफिसर्स को अपॉइंट कर रहे हैं। सीजीएसटी के यहां पर अपॉइंट होंगे, ऐसे एसजीएसटी के एसजीएसटी एक्ट में एसजीएसटी ऑफिसर अपॉइंट होंगे। जीएसटी आने से पहले एक्साइज था, तो एक्साइज के ऑफिसर को हमने सीजीएसटी ऑफिसर मान लिया है। एसजीएसटी जो वैट के ऑफिसर है उनको हमने एसजीएसटी ऑफिसर मान लिया है, एसजीएसटी ऑफिसर मान लिया। अब ये क्यों जरूरी है इनको अपॉइंट करना, जरा मैं यहां से दिखाता हूं जी। यहां देखेंगे, ये देखिए, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं जी आपको, सबसे ऊपर कौन है जी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, फिर उसके नीचे बोर्ड, बोर्ड जैसे सीबीआईसी। अब इसके नीचे चीफ कमिश्नर होता है, सबसे बड़ा ऑफिसर जो है वो है चीफ कमिश्नर। चीफ कमिश्नर, जैसे दिल्ली की बात करें, दिल्ली एक जोन बनाया गया, जो चीफ कमिश्नर होता है उसके एरिया को जोन बोलते हैं, उसके एरिया को जोन बोलते हैं। तो जैसे दिल्ली एक जोन बनाया गया, अब दिल्ली में नॉर्थ है, दिल्ली में ईस्ट है, दिल्ली में ईस्ट है, दिल्ली में वेस्ट है, और दिल्ली में, ये वेस्ट यहीं पे आ गया, दिल्ली में साउथ है। तो हमने इस चीफ कमिश्नर के नीचे 4 कमिश्नर अपॉइंट कर दिए। इस कमिश्नर के एरिया को बोलते हैं कमिश्नरेट। जैसे ये हमने यहां लिखा है दिल्ली वेस्ट वाला कमिश्नरेट, ठीक है। इस कमिश्नर के नीचे, कमिश्नर के नीचे कुछ एसीडीसी होते हैं, इसकी हेल्प के लिए वैसे एडिशनल ज्वाइंट कमिश्नर होते हैं हेल्प के लिए, लेकिन इसके नीचे कौन होते हैं, एसीडीसी, उसके एरिया को डिवीजन बोलते हैं, एसीडीसी, एसीडीसी। और इस एसीडीसी के नीचे होंगे सुपरिटेंडेंट, जिसके एरिया को रेंज बोला करते हैं, सुपरिटेंडेंट या इंस्पेक्टर यहां पे नीचे होंगे इसके। तो आप कभी गए हो इनकम टैक्स में या कोई ऑफिस में तो आपने रेंज वर्ड जरूर सुना होगा। सर ये क्यों जरूरी है, सुनो जी। जैसे दिल्ली वेस्ट वाले एरिया में, वेस्ट वाले एरिया में नो जोन, नो डिवीजन बनाए गए हैं, 1 2 3 4, कौन सी, पहली वजीरपुर, दूसरा कीर्तिनगर, तीसरा पीतमपुरा, चौथा रोहिणी, मुंडका, मंगोलपुरी, राजौरी गार्डन, उत्तम नगर, जनकपुरी। इन हर एक का एक एक हेड असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर है, ठीक है। इसके नीचे सुप्रीडेंट है। अब जैसे पीतमपुरा, पीतमपुरा में कुछ गलियां, कुछ मोहल्ले हैं, वो नीचे, इसके नीचे जो सुप्रीडेंट होगा, रेंज होगा, उसको दे दिए जाएंगे। ये क्यों दिए जाते हैं, जैसे मान लीजिए अब कलेक्शन हुई है 1.5 लाख करोड़ की, अब उनका अगला टारगेट है अगले महीने में हमें 1,75,000 करोड़ की कलेक्शन करनी है। ये किसका टारगेट है जी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस टारगेट देगी किसको, बोर्ड को।
अब बोर्ड क्या करता है, 1,75,000 करोड़ के टारगेट को अपने नीचे जितने चीफ कमिश्नर्स हैं उनको दे देगी ये टारगेट। अब जो दिल्ली जोन वाला जो चीफ कमिश्नर है, मान लीजिए इसके पास 20,000 करोड़ रेवेन्यू कलेक्ट करने का टारगेट आया, तो ये चीफ कमिश्नर क्या करेगा, अपने नीचे जो कमिश्नर्स हैं उनको दे देगा। जैसे दिल्ली वेस्ट वाला जो कमिश्नर है, इसके पास में मान लीजिए आया कितना, 5,000 करोड़ की कलेक्शन का टारगेट। ये क्या करेगा, अपना 5,000 करोड़ का कलेक्शन का टारगेट आगे सब डिवाइड कर देगा कि कितने उनके पास असेसिड हैं, कितनी उनके पास रेवेन्यू होती है, कितनी उनकी सेल होती है, उसके अकॉर्डिंग डिवाइड किया जाता है। मान लीजिए जैसे इसमें पीतमपुरा वाले के हिस्से में आया, यहां से हमारे को इस महीने में 200 करोड़ की कलेक्शन करनी है, 200 करोड़ की कलेक्शन करनी है, ठीक है। अब ये 200 करोड़ की कलेक्शन जो एसीडीसी को करनी है, ये आप अपने नीचे जो सुप्रीडेंट होंगे उनको दे देगा। तो वो उसके एरिया को रेंज बोलते हैं। एक सुप्रीडेंट के एरिया के पास में मान लीजिए उसके पास 40 करोड़ का टारगेट आया, तो अब इसके नीचे में जो असेसिड होंगे वहां पर सुप्रीडेंट के, वहां से ये कलेक्शन करके देनी है। ऐसे ऐसे टारगेट डिवाइड होता है, ये जरूरी है इसलिए, ठीक है जी, इस पर्पज से जरूरी है। तो इसका मतलब इन सबके कुछ काम होंगे, इनके सबकी कुछ ड्यूटीज होंगी, ठीक है ना, इन सबकी ड्यूटीज होंगी। तो जो चीफ कमिश्नर है, इसके एरिया को, इलाके को जोन बोलते हैं। जो कमिश्नर है उसके एरिया को कमिश्नरेट बोला जाता है। जो एसीडीसी होता है उसके एरिया को डिवीजन बोला जाता है, और जो सुप्रीडेंट होता है उसके एरिया को रेंज बोला जाता है। मैं आपको काम दिखाता हूं, जैसे यहां देखें, जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं, आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया, क्या रजिस्ट्रेशन तुरंत मिल जाता है आपको? आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया, वो कहता कितने सारे डॉक्यूमेंट मांगता, आपकी प्रीमाइसिस पे आने लगा। अब तो पहले तो रजिस्ट्रेशन ऐसे ही मिल जाते थे, अब तो रजिस्ट्रेशन दे ही नहीं रहे ऐसे। वो कह रहे मैं आके चेक करूंगा, वहां पे आके चेक किया, आपने बोर्ड नहीं लगा था, कह रहे रजिस्ट्रेशन नहीं दूंगा। रजिस्ट्रेशन ना देने के बहाने सुनो, आपने एड्रेस प्रूफ लगाया था साथ में, बिजली का बिल था नहीं, तो आपने बिजली का बिल लगाया नहीं। आपके पास हाउस टैक्स का बिल था, हाउस टैक्स का आपने रिसिप्ट लगा दी उसके साथ में, रजिस्ट्रेशन देने से मना कर दिया सुप्रीडेंट ने। कह रहा मैंने तो क्या मांगा था, इलेक्ट्रिसिटी का बिल। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस ऑफिसर को, सुप्रीडेंट को इतनी लताड़ लगाई, बोले अजीब आदमी, पागल हो तुम। हाउस टैक्स का मतलब जानते हो क्या होता है? आप उस हाउस से टैक्स ले रही हैं, मतलब आप मानते हैं कि वो प्रीमाइसिस वहां एग्जिस्ट करती है, इसलिए तो आप उससे टैक्स ले रहे हो, हाउस टैक्स। एड्रेस प्रूफ आप मांग रहे थे, बिजली का बिल चाहिए, बिजली का बिल किस लिए मांग रहे थे? एड्रेस प्रूफ ही मांग रहे थे। एड्रेस प्रूफ ये जरूरी थोड़ा है कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल ही लेना है, कहां लिखा हुआ है लॉ में? तो उसको लताड़ लगाई, मुख के मार मार उसका खून निकाल दिया इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। बोले ऐसे उल जुलूल काम मत करो, उल जुलूल। अच्छा, एक ने क्या किया, एक सुप्रीम कहता है कि है ना, आपको रजिस्ट्रेशन लेना है ना, तो जिस प्रोपराइटर ने ये काम शुरू करा है, मान लो उसने कंप्यूटर का काम शुरू किया या फिर उसने कैमरे का काम शुरू किया, उसका एक्सपीरियंस पिछला कितने सालों का उसको एक्सपीरियंस है, क्यों तूने अपने लड़के की शादी करवानी है उससे, कह रहा है कि ये एक्सपीरियंस लिख के दो। अजीब अजीब वो मांग रहे हैं जी रजिस्ट्रेशन देने के लिए। एक ने कहता है कि तुम एक काम करो, अपनी रेंडेड पुलिस वालों से वेरीफाई करा के दो। क्यों, मैं तुम्हारी लड़की भगा के जा रहा हूं, जो तुम कह रहे हो रेंडेड वहां से साइन करा के दो। उसमें तो चलो थोड़ा यहाँ पे जेन्युइन केस लगता है कि कुछ लोग भग जाते थे, रेंडेड वो कह रहे हैं कि पुलिस से वेरीफाई करा के दो। तो कुछ ये सुप्रीम क्या करेगा, जो आप रजिस्ट्रेशन के एप्लीकेशन लगाते हैं तो ये रजिस्ट्रेशन देगा आपको, या कुछ अगर आप गड़बड़ करते हैं तो नोटिस भी इशू करेगा। अच्छा, इसके बाद आप रिटर्न फाइल जो करते हैं, ये रिटर्न की वेरिफिकेशन करेगा। एसीडीसी क्या करेगा, इस रिटर्न की वेरीफाई करेगा। रिटर्न की वेरिफिकेशन के बाद इसको पता लगा अरे इसमें तो गड़बड़ है इस रिटर्न में, तो वो आपके यहां आ जाएगा। वो पानीपुरी वाला उन्होंने सुन लिया इसकी तो सेल बड़ी भयंकर है, तो इसके यहाँ पे चेक करने आ गए, बैठ के देख रहे हैं, या इसके पास इसने आके पानीपुरी खाई, बोले अच्छा देखते हैं बिल बनाता नहीं बनाता। क्या ऐसे आके चेक कर सकते हैं? जी हाँ, ये कानून में ही परमिशन उनको अलाउड है। वो आके गुड्स परचेज करेंगे, आपको बिल काटेंगे या नहीं, आप देख सकते हो। अब पता लगा कि है ना, ये तो बिल ही नहीं काट रहे, और वहां पर आके चेक किया तो बुक्स में गड़बड़ बहुत ज्यादा है, तो क्या करेंगे, अब आपको अरेस्ट करना है। लेकिन अब इस इंस्पेक्शन को पहले सर्च में कन्वर्ट कराना, तो पहले इनको परमिशन लेके आनी पड़ेगी, फिर ये सर्च वारंट लेके आएंगे, फिर सर्च वारंट के बेसिस पे आपकी बुक्स उठाएंगे। अच्छा, अगर आपकी 2 करोड़ से ऊपर से टैक्स की चोरी है, क्या आपको अरेस्ट भी किया जा सकता है? जी, आपको अरेस्ट भी किया जा सकता है अगर आपको 2 करोड़ से। हमने इसको सजेस्ट किया, इसने एक एसीडीसी ने रिटर्न वेरीफाई कर रहा था, कहता है कि इसमें परचेज का जो तुमने आईटीसी ले रखा ना, परचेज का जो क्रेडिट ले रखा, उसके लिए तुम अपने सारे के सारे बिल लेके आ जाओ, पिछले 3 साल के बिल लेके आ जाओ। पागल है क्या, टू बी तो होगी ना तेरे पास, वहां से देख ले, नहीं तो एक काम कर, एक टूटा फूटा स्कूटर ले ले और अपना वहां पहुंच जा हर एक के यहाँ पे,
हर सेलर के पास पहुंच जा, वहां जिन दिन से मैंने माल परचेज किया वो सही में माने क्या हमारी बात, वहां गया स्कूटर उठा के कुत्ते ने काट लिया उसको, कह रहा मेरे को तुमने कटवाया, मैंने कहा हमने नहीं कटवाया, वो तो तेरे को देख के पसंद आ गया तू उसको, कह रहा कि अब तुम भी आओ मेरे पास, समन दे के हमको बुला लिया। क्या समन दे के बुला सकते हैं जी? ये सब काम वो कर सकते हैं, तो ये सब काम करने हैं तो उनको अपॉइंट करना पड़ेगा ना जी। तो अब हमारे हैं सीजीएसटी ऑफिसर्स के लिए, जरा देखेंगे। सबसे ऊपर होता है चीफ कमिश्नर या प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, इसके एरिया को जोन बोलते हैं। इसके नीचे कौन होता है जी? कमिश्नर या प्रिंसिपल कमिश्नर, इसके एरिया को हम कमिश्नरेट बोलते हैं। इनकी हेल्प के लिए एडिशनल ज्वाइंट कमिश्नर होते हैं। फिर इसके बाद इसके नीचे होता है एसीडीसी, इसके एरिया को रेंज बोलते हैं। सबसे नीचे सुप्रिटेंडेंट होते हैं या इंस्पेक्टर होते हैं, इनके एरिया को हम रेंज बोला करते हैं। तो ये जोन, ये कमिश्नरेट, ये डिवीजन और ये रेंज, ठीक, ये रेंज। काम क्या है जरा इनकी बात करें। हमने बात करी यहाँ पे इनको रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन, जैसे रजिस्ट्रेशन दे रहे हैं या नोटिस इशू कर रहे हैं। फिर एसीडीसी की हमने क्या बात करी, इस एसीडीसी की हमने रिटर्न की स्क्रूटनी कर रहे हैं, रिफंड दे रहे हैं, नोटिस इशू कर रहे हैं अगर रिटर्न में कुछ गड़बड़ मिली तो, समन इशू कर रहे हैं, या अगर आपको प्रोविजनल टैक्स देना है, मतलब आपको रेट पता नहीं लग रहा है कि रेट 5 लगेगा कि 12 लगेगा, आप डाउट है तो आप इनसे पूछ सकते हो, प्रोविजनल टैक्स अलाउ कर देते हैं वो आपको। अच्छा, नोटिस के बेसिस पर इनको नोटिस इशू करना है। इन रिटर्न में गड़बड़ लगी, इनको लगा कि हो सकता है कि इसके यहाँ पे और भी बहुत ज्यादा गड़बड़ हो, तो आपके यहाँ पे इंस्पेक्शन सर सीजर करना चाहता है या आपका वो ऑडिट करवाना चाहता है, तो इसके लिए डायरेक्टली खुद नहीं कर सकता, इसके लिए इससे परमिशन मंगवानी पड़ेगी। तो कमिश्नर से इस एसीडीसी को परमिशन लेनी पड़ेगी कमिश्नर से कि मैं इसका ऑडिट करवाना चाहता हूं, मैं इसके यहाँ पे सर्च करना चाहता हूं, मैं इसका रिफंड विदहोल्ड करना चाहता हूं, या इसके बाद नेक्स्ट अगर अरेस्ट करना है तो यहां कमिश्नर से परमिशन लेनी पड़ेगी। ये डायरेक्ट ये ऑर्डर नहीं पास कर सकता है, अरेस्ट करना तो कमिश्नर की परमिशन लेनी पड़ेगी, या जेल की प्रोसीडिंग शुरू करनी है तो इसके कमिश्नर की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये इनके ये काम है, तो इनके एक काम है तो बट उसे अपॉइंट करना पड़ेगा। हाँ जी, ये जितने भी ऑफिसर हमने लिखे ये सेक्शन 3 में लिखे हुए हैं, ये कौन अपॉइंट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेक्शन 3 में लिखा हुआ है ये सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। ओके, अच्छा, अब मैं इसके साथ कुछ और ऐड कर रहा हूं। क्या? जैसे यहाँ एसी डिप्टी असिस्टेंट कमिश्नर लिखा था ना, कमिश्नर की जगह वर्ड डायरेक्टर ऐड कर रहा हूं, डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर, ये भी यहाँ इसके बराबर के होते हैं। फिर जैसे एडिशनल ज्वाइंट कमिश्नर लिखा था ना, एडिशनल ज्वाइंट डायरेक्टर ऐड कर रहा हूं, ठीक है। लेकिन प्रिंसिपल कमिश्नर लिखा ना, कमिश्नर की जगह यहां हम एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऐड कर रहे हैं, ये भी इसके यहां साथ में आएंगे। और प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर की जगह वर्ड सिर्फ हम डायरेक्टर जनरल ऐड कर रहे हैं, तो ये भी इसके साथ आएंगे। ये सारे के सारे ऑफिसर मिलाकर कौन अपॉइंट करता है? सेक्शन 3 में ये अपॉइंट होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। इन ऑफिसर के अलावा अगर कोई ऑफिसर अपॉइंट करनी है तो सेक्शन 4 सीबीआईसी बोर्ड को पावर देता है, सेक्शन 4 सीबीआईसी बोर्ड को पावर देता है। ये तो अभी तक सेक्शन 3 की बात थी। इन ऑफिसर के अलावा अगर कोई ऑफिसर अपॉइंट करना है तो बोर्ड अपॉइंट करता है। और ये जो ए टू लेके एच तक है, यहाँ एसीडीसी तक, चीफ कमिश्नर से लेके एसीडीसी तक, ये नीचे वाले जो ऑफिसर्स हैं, सुप्रिटेंडेंट हो गए, इंस्पेक्टर हो गए, इनको अपॉइंट करने के लिए इन ए टू एच वालों को क्या मिल सकती है जी? इनको पावर मिल सकती है कि तुम अपॉइंट कर सकते हो। ये बात सेक्शन 4 में लिखी है। तो सेक्शन 3 हो गया और सेक्शन 4 हो गया। सेक्शन 3 में क्या बताया गया है एक बार बता दूं, यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के थ्रू ऑफिसर अपॉइंट करेगी, एक लिस्ट बता दी मैंने आपको। उन ऑफिसर के अलावा सेक्शन 4 में लिखा हुआ है बोर्ड अपॉइंट कर सकता है उनके अलावा कुछ ऑफिसर। और जो ऊपर ऑफिसर्स थे इनको सेक्शन 4 में लिखा हुआ है कि अथोराइज कर सकता है सुपरिटेंडेंट या इंस्पेक्टर अपॉइंट करने के लिए। ये हो गया सेक्शन 3 और 4। अब इनकी पावर्स क्या है वो सेक्शन 5 में लिखा हुआ है। इनकी पावर्स क्या है? जैसे समन इशू करना, सर्च करना, सीज करना, ये पावर्स कहां है? ये सेक्शन 5 में लिखा हुआ है, सेक्शन 5 में लिखा हुआ है, ठीक है जी। और एक सेक्शन 6 है, 4 ही सेक्शन है, तो सेक्शन 6 हम इसके बाद लेकर आएंगे जो कि क्रॉस एम्पावरमेंट की बात करता है, उसे हम बाद में लेके आएंगे। तो आइए जरा इतना ही। अब सेक्शन 3-4 हमारा हो गया। यहां से ये सेक्शन 3 यहां मैंने आपको लिखवा ही रखा है। जो चीफ कमिश्नर, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, इसके एरिया को जोन बोलते हैं। कमिश्नर, प्रिंसिपल कमिश्नर, इसके एरिया को कमिश्नरेट बोलते हैं। एसीडीसी इसके एरिया को डिवीजन बोलते हैं। बाकी जो ऑफिसर सबसे नीचे आए इनके एरिया को रेंज बोलते हैं, जैसे सुप्रिटेंडेंट हो गया, इंस्पेक्टर हो गया। ये कौन अपॉइंट कर रहा है? ये इनको हम सीजीएसटी ऑफिसर बोल रहे हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है जी, ये सेक्शन 3 में। और जीएसटी आने से पहले एक्साइज ऑफिसर थे, उनको हम सीजीएसटी ऑफिसर बोल रहे हैं। वैट ऑफिसर को हम एसजीएसटी ऑफिसर बोल रहे हैं। तो सेक्शन 3 के अलावा सेक्शन 4 में क्या बोला जी? बोर्ड कुछ अपॉइंट कर सकता है इनके अलावा ऑफिसर। अब सेक्शन 5 में पहला पॉइंट क्या बताया गया जी?
हाँ जी, सेक्शन 5 पहला पॉइंट, हम इन ऑफिसर्स को कुछ पावर्स देंगे। जैसे मैंने पावर्स बताई, वो अरेस्ट कर सकते हैं। अरेस्ट कौन करेगा? कमिश्नर करेगा, इसका ऑर्डर वो पास करेगा। समन देना है सेक्शन 70 में। इंस्पेक्शन सर्च सीजर ज्वाइंट कमिश्नर का उससे नीचे वाला, ऊपर वाला बंदा कर सकता है, इससे नीचे नहीं। तो ये कुछ उनको पावर्स दी गई हैं। तो ये सेक्शन 5 पावर्स एंड ड्यूटीज की बात करता है। तो ये मैंने आपको बताया था, रिटर्न की स्क्रूटनी करना एटसेट्रा, ये उनकी ड्यूटीज हैं। हाँ जी, अब सेकंड पॉइंट है, क्या सीनियर ऑफिसर जूनियर की पावर का यूज कर सकता है? जैसे कमिश्नर, क्या अपने नीचे असिस्टेंट कमिश्नर आता है, उसकी पावर का यूज कर सकता है? आंसर इज यस, आंसर इज यस। नेक्स्ट पॉइंट है, क्या कमिश्नर सीनियर की पावर का कमिश्नर अपनी पावर को डेलीगेट कर सकता है जूनियर को? जैसे कमिश्नर क्या अपना जो काम करना है वो आगे ज्वाइंट कमिश्नर को करने के लिए बोल सकता है? जी, उसकी हेल्प के लिए होती है वो एडिशनल ज्वाइंट कमिश्नर। तो ये थर्ड पॉइंट है। लास्ट, अगर आप इन ऑफिसर के ऑर्डर से खफा हैं तो आप अपील में जाते हैं, तो अपील वाले ऑफिसर वाला काम नहीं करेंगे। जैसे इंस्पेक्शन सर्च सीजर हमने पावर किसको दी है? ज्वाइंट कमिश्नर को। ये अपील अथॉरिटी ये वाला काम नहीं करेंगे। तो अपील वाले ऑफिसर जो हैं ये वाला काम, सीजीएसटी ऑफिसर वाला काम नहीं करेंगे। इसके बाद लास्ट सेक्शन 6 क्रॉस एम्पावरमेंट का, ये क्या है जी? हम एक एसएससी को एलोकेट करेंगे, या तो सीजीएसटी ऑफिसर को या जीएसटी ऑफिसर को। ये क्यों जरूरी है? जीएसटी आने से पहले मेरा एक्साइज में रजिस्ट्रेशन था, वैट में भी रजिस्ट्रेशन था। तो एक्साइज के लिए मैं एक्साइज डिपार्टमेंट के पास जाता था, वैट के लिए वैट डिपार्टमेंट के पास जाता था रजिस्ट्रेशन के लिए। अब नोटिस आता था तो एक्साइज डिपार्टमेंट अलग इशू करता था, वैट डिपार्टमेंट अलग इशू करता था। तो मेरे को अलग अलग जाना पड़ता था। सर्विस टैक्स के लिए सर्विस डिपार्टमेंट जाना पड़ता था। तो जीएसटी आने से पहले एसएससी ने रिक्वेस्ट करी गवर्नमेंट से, हम हाथ जोड़ के करबद्ध विनती करते हैं आपसे, क्या कि जीएसटी आने के बाद हमें एक ही ऑफिसर से डील करना पड़े, सीजीएसटी के लिए भी एसजीएसटी के लिए भी। रिफंड लेना है तो दोनों हम उसी से लें। तुमने नोटिस भेजना तो तुम दोनों वो तुम ही एक ही बंदा इशू करे। ऐसे नहीं कि सीजीएसटी ऑफिसर अलग इशू कर रहा है, एसजीएसटी ऑफिसर अलग इशू कर रहा है। एक ही ऑफिसर सीजीएसटी एसजीएसटी की डिमांड इशू करे, हम उसके सामने ही रिप्रेजेंट करेंगे। रिफंड भी लेना तो सीजीएसटी एसजीएसटी एक ही बंदे से लेंगे। तो इसे हम बोलते हैं क्रॉस एम्पावरमेंट। एक सीजीएसटी ऑफिसर को एसजीएसटी ऑफिसर की भी पावर दे दी जाएगी। ऐसे एसजीएसटी ऑफिसर अगर आपके लिए अपॉइंट हुआ है तो उसको सीजीएसटी की पावर भी दे दी जाएगी। ठीक है, इसे हम बोलते हैं क्रॉस एम्पावरमेंट। तो ये आपको चेक करना होगा आपके क्लाइंट के लिए कौन एलोकेटेड है, आप पोर्टल से चेक कर सकते हैं। फिर इसके बाद तो हम यहां पर बोल रहे हैं सीजीएसटी ऑफिसर अगर आपको अलॉट हो रखा है तो अब आपको नोटिस इशू करना, तो सीजीएसटी की डिमांड के अलावा एसजीएसटी की डिमांड भी वही इशू करेगा, वही ऑर्डर पास करेगा। ठीक है, अब अगर इसने इशू कर दिया तो एसजीएसटी ऑफिसर अब इसके अगेंस्ट में वो एक्शन नहीं लेगा। सीजीएसटी ऑफिसर एलोकेटेड है तो सीजीएसटी ऑफिसर इशू करेगा। ठीक है, लेकिन इसकी एक कॉपी एसएससी के अलावा वो एसजीएसटी ऑफिसर को भी भेज देगा। वो किस लिए भेजेगा? चेक कर ले भाई हमने सही पास किया कि नहीं। तूने अगर शिकायत करनी है आगे बड़े ऑफिसर को कि मैंने सही पास नहीं किया, मैंने पैसे लेके पास किया, तो वो एसजीएसटी ऑफिसर आगे शिकायत कर सकता है। सिमिलरली अगर एसजीएसटी ऑफिसर ने ऑर्डर पास किया तो इसकी कॉपी वो सीजीएसटी ऑफिसर को देगा कि वो चेक कर लेंगे कि सही पास किया कि पैसे लेके ऑर्डर पास कर रखा है। ओके, फिर इसके बाद अगर एसजीएसटी ऑफिसर ने नोटिस भेज दिया तो अब सीजीएसटी ऑफिसर उस प्रोसीडिंग के लिए नोटिस नहीं भेजेगा, क्योंकि हमने एक बंदे को ही रखना ना। एसजीएसटी ऑफिसर ने भेज दिया तो सीजीएसटी ऑफिसर नहीं भेजेगा। हाँ जी, अगर सीजीएसटी ऑफिसर ने ऑर्डर पास किया तो अब आप अपील में कहां जाएंगे? सीजीएसटी ऑफिसर में भी अपील अथॉरिटी होती है, जैसे कमिश्नर अपील है, ऐसे एसजीएसटी ऑफिसर में भी कमिश्नर अपील होगा। तो किसके पास जाना है? जिस ऑफिसर ने आपके अगेंस्ट में डिमांड निकाली है उसी के पास में जाए। अगर सीजीएसटी ऑफिसर ने निकाली है तो सीजीएसटी ऑफिसर का जो अपील है, अपील वाला डिपार्टमेंट है, वहां पे जाइए। ऐसे एसजीएसटी ऑफिसर निकाले तो एसजीएसटी ऑफिसर का जो अपील वाला डिपार्टमेंट है वहां पर जाइए। यहां ये वाली बात मैं एक बार स्लाइड से दिखाना चाहूं तो ये है। हाँ जी, ये सीजीएसटी ऑफिसर, ये एसजीएसटी ऑफिसर। अब कई सारे इसमें एसएससी हैं, कई खूंखार भी हैं। जो खूंखार हैं वो उनको सीजीएसटी ऑफिसर को तो वो ज्यादा बेटर संभाल पाएगा। सर ये पता कैसे लगेगा? ये इंटरनल उनका काम है। 1.5 करोड़ से ऊपर की अगर टर्नओवर है तो वो जनरली सीजीएसटी ऑफिसर को दिया गया, और 1.5 करोड़ से कम है तो वो जनरली एसजीएसटी ऑफिसर को दिया गया। इसके पीछे वजह क्या है? एक्साइज जीएसटी आने से पहले 1.5 करोड़ से कम टर्नओवर थी तो नहीं लगती थी, तो वो सारे सेंटर के पास ही थे। तो उन्होंने वही काम किया, 1.5 करोड़ से ऊपर की टर्नओवर है तो उन्होंने सेंटर बोला सीजीएसटी ऑफिसर को दे दो, और 1.5 करोड़ से कम है तो एसजीएसटी ऑफिसर को। ये इंटरनल काम है उनका, उसमें तुम्हें माथा पच्ची नहीं करनी है। तो अब हमने एलोकेट किया, ध्यान से देखना, ये हो हमने अलग अलग कर दिए। ये सीजीएसटी ऑफिसर को एलोकेट हो गए और ये एसजीएसटी ऑफिसर को एलोकेट हो गए। ठीक है जी। अब अगर डिमांड एसजीएसटी ऑफिसर ने निकाली, डिमांड अगर सीजीएसटी ऑफिसर ने निकाली तो इसकी अपील भी कहां जाएगी? सीजीएसटी ऑफिसर को।
अगर डिमांड एसजीएसटी ऑफिसर ने निकाली है तो इसकी डिमांड भी कहा जाएगी एसजीएसटी ऑफिसर को। ये हमने बात करी थी, इसमें हमने क्वेश्चन भी किया था, ठीक है जी। यहां आपका ये चैप्टर का रिवीजन खत्म होता है। इसके बाद ये रिवीजन हमें करने की जरूरत है नहीं कि ये सेक्शंस क्या थे, रूल्स क्या थे, है ना, इससे क्वेश्चन आता नहीं है।